लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि फंक्शन जब वैल्यू रिटर्न करता है तो उसको हम कहाँ पे यस सर। दिखाएंगे। जैसे हमने एक वेरिएबल को असाइन कर दी थी, जैसे फ्लोट z इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ n, ठीक है। तो इधर जो हम नाम देते हैं, अच्छा इसमें हमने दो चीजें डिस्कस की थी। एक तो ये कि इधर n जो है वो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था और इसको हमने पास कर दिया था। जरूरी नहीं कि जब हम पास कर रहे हो तो कोई वेरिएबल ही हो, हम कोई कांस्टेंट भी पास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं 5 इधर लिख देता हूँ, तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ना, तो ये 5 का ही रेसिप्रोकल हमेशा देगा, क्योंकि हमने उसे एक कांस्टेंट पास कर दिया है। ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन में प्रॉब्लम क्या होता है कि आप कोई भी उसको इनपुट दें, ठीक है, तो मतलब जब आप उसको कांस्टेंट या दो दो जगह पे प्रॉब्लम होता है। जब आप उसको कांस्टेंट वैल्यू देंगे तो वो कांस्टेंट ही रिटर्न करेगा, मतलब एक ही आंसर रिटर्न करेगा। अगर आप उसको पैरामीटर वेरिएबल दे रहे हैं, लेकिन रिटर्न करते वक्त, जैसे उस दिन हुआ भी था रेसिप्रोकल में या स्क्वायर में, हमने एक बंदे का क्वेश्चन आया था कि जनाब हम जो ये काम कर रहे हैं, अगर हम मेन फंक्शन में रिटर्न 0 लिखते हैं, तो यहाँ पे हम रिटर्न आर फॉर एग्जांपल क्यों लिख रहे हैं, तो रिटर्न 0 क्यों नहीं लिखते। तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी पैरामीटर उसको पास कर दें, आपको ये रिटर्न जो है वो हमेशा वैल्यू 0 करेगा, जिसका आपको कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। मेन एक स्पेशल केस है, मेन में हम वैल्यू 0 रिटर्न कराते हैं, तो उसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है, ठीक है, जो कि मतलब प्रोग्रामर्स के लिए या कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए होती है। इस वजह से मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, उसको आप टेक इट फॉर ग्रांटेड, ठीक है। इसको आप उसी तरह से लें जैसे आपको बता दिए कि बस कि रिटर्न 0 लिखना है, लेकिन हर फंक्शन में ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो ये हमने किया था जी, विच वाज लास्ट वीक्स वर्क। तो दूसरी चीज जो हमने की थी, विच वाज लाइक CP 18 if I'm not wrong, और so what was this? It was calculating factorial of a given number. आप एक गिवन नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आपको प्रिंट हेडर का फंक्शन मैंने ये आपको वॉइड ये बनाया हुआ है जी कि आपने हर बार ये लिखना है, ठीक है। प्रिंट हेडर का फंक्शन आपके हर प्रोग्राम का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। और फैक्टोरियल का हमने एक फंक्शन लिखा था। उसके अलावा हमने एक और काम भी किया था। इसमें मैंने कहा था कि आप इसके साथ एंड लिख के, ठीक है, यानी कि आपने कहा था प्लस, सॉरी प्लस लिखा था दरमियान में, प्लस टेम्परेचर कन्वर्टर। तो इसमें ये किया गया था काम पहला कि फैक्टोरियल आप कैलकुलेट करें, आपको एक नंबर n दिया जाएगा, ठीक है। उसको यूज करने का तरीकाकार क्या था, प्रिंट हेडर का फंक्शन पहले कॉल करना था, फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल c डिक्लेयर किया था, इनपुट करवाया था यूजर से और कहा था जी कि इसका फैक्टोरियल जो है वो कितने, जो फैक्टोरियल का फंक्शन हम कॉल करेंगे फैक्टोरियल c। आप अल्टरनेटिवली ये भी कर सकते थे कि एक वेरिएबल d डिक्लेयर करते, इंट d इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ c। आप उस तरह भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी एक फंक्शन को आउटपुट की स्टेटमेंट पे सी आउट पे कॉल कर सकते हैं, वेरी इजी, दोनों तरह से कर सकते हैं। लेकिन फैक्टोरियल का फंक्शन का लिखा कैसे जाता है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत सारे लोगों ने आउटपुट दी थी। अच्छा ये प्रिंट हेडर तो नीचे चला गया जी, फैक्टोरियल का फंक्शन ये रहा, ठीक है। तो इंट n हमने उसको पास किया और हमने कहा कि जो हमारा फैक्टोरियल वेरिएबल होगा उसका नाम हमने f रखा, ठीक है। तो f विल स्टोर दी फैक्टोरियल, ठीक है। हम इधर फंक्शन इधर कमेंट्स लिख सकते हैं, f विल स्टोर दी फैक्टोरियल ऑफ n, n का फैक्टोरियल सेव करेगा, ठीक है। तो वो कैसे सेव करेगा, हमने कहा था कि हम i इज इक्वल टू 2 से लेके i इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस करते जाएं और फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल एस्टेरिक i करते जाएं, ठीक है। तो वो फैक्टोरियल में ऐड होता जाएगा। 1 से हमने स्टार्ट नहीं कराया था, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, वही आंसर आता है हमें पता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर तो मतलब हम क्या करते हैं कि 2 से लेके, ठीक है, अगर n की वैल्यू है ही 1 तो फैक्टोरियल 1 होगा, ठीक है। और अगर n की वैल्यू n 1 से ज्यादा है तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल एस्टेरिक ही होता जाएगा और रिटर्न f। अलबत्ता इसमें एक और चीज का प्रॉब्लम है, ठीक है, वो ये कि यहाँ पे अगर कोई बंदा वैल्यू 0 दे देता है, तो तब ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। मतलब कि अगर मैं फैक्टोरियल जो जिस नंबर का मैं फैक्टोरियल लेना चाहता हूँ
उसकी वैल्यू अगर मैं 0 पास कर देता हूँ, मतलब मेन में ना मैं 0 इनपुट करता हूँ, तो इस फंक्शन में भी 0 ही आएगा। तो जब 0 आएगा तो ये कैसे चलेगा, कोई कैलकुलेट करके मुझे बता सकता है? सर फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1 है। नहीं वो है तो सही, वो हम जानते हैं, मैथमेटिशियंस जानते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर नहीं जानता कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर को आप कैसे बताएंगे, या ये प्रोग्राम 1 कैसे रिटर्न करेगा? क्या ये 1 रिटर्न करेगा? हो सकता है कि आप सही कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, मैं भी कहता हूँ ठीक है 1 होता है। प्रॉब्लम ये है कि क्या ये फंक्शन भी यही 0 का फैक्टोरियल 1 ही रिटर्न करेगा? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। इस पे आप क्या कहते हैं जी? n की वैल्यू है 0, f की वैल्यू है 1। अब आपने लूप लगाया, i इज इक्वल टू 2, i इज लेस देन इक्वल टू n। i की वैल्यू 2 है, क्या ये i जो है वो लेस देन इक्वल टू n है? क्यों जी? क्या i लेस देन इक्वल टू 2 है? सॉरी, i क्या i जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है? क्यों जी? सॉरी, i इज इक्वल टू 2, i इज लेस देन इक्वल टू n, क्या i लेस देन इक्वल टू n है? क्यों जी? कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है सर जी, n तो फॉल्स है 0 है। ना, क्योंकि i कितना n कितने है? 0 आपने दिया। 0 है, तो कंडीशन फॉल्स है, तो फॉर लूप चलेगा ही नहीं। पहली कंडीशन ही फॉल्स हो तो वाइल और फॉर लूप नहीं चलते, ठीक है, पहली दफा ही नहीं चलते, ठीक है। और क्या करेगा, लूप से बाहर आएगा और रिटर्न f में ऑलरेडी क्या है? 1 है 1 है। अब फर्ज करें कोई बंदा जो है ना वो -3 इनपुट कर देता है, तब क्या होगा, क्या रिटर्न करेगा? सर, -3 होगा सर। क्यों -3 कैसे होगा, जरा देखें ना यार। f इज इक्वल टू 1 है, इंट i इक्वल टू 2 है, i इज लेस देन इक्वल टू n, तो क्या i लेस देन इक्वल टू n है? i की वैल्यू क्या है? -3 जो है ना, -3। हाँ, तो क्या 2 इज लेस देन, i की वैल्यू 2 है, 2 इज 2 लेस देन इक्वल टू -3? 2 तो ग्रेटर है नो सर जी। जी 2 नो तो सर, ग्रेटर है -3 से फॉल्स जी। है ना, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बस ठीक है, लूप नहीं चलेगा और रिटर्न ये 1 करेगा। इसका मतलब ये है कि एनीथिंग फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, n फैक्टोरियल विल बी 1, विल ऑलवेज बी 1, ठीक है, एंड इट इज ट्रू, क्योंकि हम जो है ना वो जब भी नंबर इनपुट करेंगे तो वी अज्यूम के नंबर विल बी पॉजिटिव, एटलीस्ट इट विल बी 0, ठीक है। और 0 का भी हमने देख लिया, 0 और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, उसके बाद हर एक का फैक्टोरियल जो होगा वो हम 2 से इसी वजह से स्टार्ट कर रहे हैं। समझ आ गई बात की? ठीक है, तो हमें कंडीशन ना 2 से ही लगानी चाहिए थी और वो हमने ऐसे ही किया। दूसरा जो एक फंक्शन है वो हमने लिखा जी फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है। तो ये टेम्परेचर कन्वर्टर फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें हमने लिखा था कि फ्लोट सी, सी स्टैंड्स फॉर सेल्सियस, इज इक्वल टू, हमने देखा था 5/9 इंटू f-32। अब f इसमें फ्लोट है, ठीक है, f इसमें फ्लोट है, तो अब ब्रैकेट पहले होगी, मल्टीप्लाई बाद में होगी। व्हाई इज दैट? बिकॉज क्योंकि ब्रैकेट की प्रीसिडेंस जो है वो स्टेरिक और स्लैश दोनों से ज्यादा है, ठीक है, स्टेरिक और स्लैश दोनों इक्वल प्रीसिडेंस पे हैं, तो f-32 पहले परफॉर्म होगा, तो f-32 होने की वजह से सर जी सर ये प्रेसिडेंस रूल्स नहीं समझ आए। मैं बताता हूँ ना, देखें, प्रीसिडेंस रूल्स पे हम बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा अर्ली क्लासेस में कि प्रीसिडेंस जो होती है वो डिवीजन की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की होती है, फिर उसके बाद, सर हमें सर ने बताया कि मल्टीप्लिकेशन की सबसे ज्यादा होती है। अच्छा बताता हूँ, चलें जी, मल्टीप्लिकेशन की सबसे ज्यादा कर लें जी, आप कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे, आप मल्टीप्लिकेशन की ज्यादा कर लें और डिवीजन की कम कर लें, प्लस की ज्यादा कर लें और माइनस की ज्यादा कर लें, ठीक है। ये वो बातें होती हैं जो जब हम मैथमेटिक्स जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं प्राइमरी स्कूल में, तो उस वक्त तो अगर ये बातें उस वक्त नो बताना सर, शुरू, सुन लेना, अब मेरी बात सुन लें पहले, उस वक्त अगर हमें इस तरह से बता दिया जाए ना, तो हम जिस तरह अभी मैं प्रोग्रामिंग की बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज हो रही हैं कि ये ऐसे क्यों हो रहा है जी, क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी वक्त बिल्कुल यही सूरत हाल पैदा हो जाए। इफेक्टिवली ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपको आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, आप देखें, आपने फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना क्लास 4th 5th में, आपने इस तरह से देखा यस लिखा सर। होगा, ऐसे लिखा होगा 2/5, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब ये डिवाइडेड बाई का सिंबल नहीं है यहाँ पे, मैं वरना कहता मैं, चले मैं सपोज के इसको डिवाइड के लिए यूज करता हूँ फिलहाल, डिवाइडेड बाई
लिखा होता 1/5, ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व करते थे? ये परसेंट नहीं है, फिलहाल इसको आप डिवाइड समझ लें। अगर आपको याद हो आप कैसे करते थे, क्या करते थे जी? सर ये हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते 2/5, हाँ, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते थे, आप डिवाइड कर रेसिप्रोकल ही नहीं ले सकते लेते थे और आप इसको 5/1 करके 5/1 कर देते थे या 5 कर देते थे, ठीक है, 5 से कट जाता था और आखिर में आपका आंसर क्या आता था? 2 आता था। ऐसे ही है 2 ना? आ जाता ठीक है ना? जी। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो आपस में कन्वर्टेबल हैं। कैसे कन्वर्टेबल हैं जी? मिसाल के तौर पे आपने लिखा हुआ है ना 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 5 है, आप इसको रिवर्स भी करके आप लिख सकते हैं 2/5 डिवाइडेड बाई 1/5। आप रिवर्स भी कर सकते हैं ना, मतलब कि ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि आप इस तरह अगर लिखा हुआ है 1/3 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 5 4, ठीक है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि 1, ठीक है, /2 डिवाइडेड बाई 1/4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब देखिए यस ना, सर। आप इसको, जी सर समझ आ गया। ठीक है ना, आप इस तरह कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि दे आर इंटरचेंजेबल। इसी तरह से आप कहते हैं ना 2 + 5 ऐसे लिखते हैं ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 - 5, क्या लिख सकता हूं या नहीं? जी लिख सकता हूं ना, ठीक है, जैसे मैं कह रहा होता हूं ना 1 - 1, इसका मतलब क्या होता है कि दिस इज इक्वल टू 1 प्लस और ब्रैकेट के अंदर -1, ऐसी है ना, ठीक है। जी तो जब आप ऐड कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप हिसाब किताब लगा रहे होते हैं, तो आपका प्लस और माइनस जो होते हैं वो इफेक्टिवली एक ही असर डाल रहे होते हैं, कोई मतलब ये नहीं होता कि आप प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। इफेक्टिवली हो क्या रहा होता है, हो ये रहा होता है कि आप दोनों को जब एड अप करते हैं, तो जब नेगेटिव वाला कोई आ जाता है तो उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव वाला है तो उसको आप ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से लिखा हुआ हो, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हो -4 - 3 -4 -6, इस तरह से लिखा हुआ हो, तो 4 और 6 जो है वो दोनों नेगेटिव में ऐड हो जाते हैं, ऐसी है ना, तो ये -10 बन जाता है, इसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो ऐड अप हो जाती है क्योंकि दोनों सेम है। 4 - 6 होगा तो -2 आएगा, -4 - 6 होगा तो -10 आएगा, और 4 + 6 होगा तो +10 आ जाएगा। सेम इज द केस हियर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब ये होता है तो इसका मतलब क्या है कि डिवीजन इज इफेक्टिवली मल्टीप्लीकेशन, इसी तरह से जो सब्ट्रैक्शन है इट इज इफेक्टिवली एडिशन, ठीक है। बस सिर्फ क्या है कि उसकी मैग्नीट्यूड का फर्क पड़ रहा है ना, बाकी हो तो प्लस और माइनस चीज तकरीबन सेम ही है। यही हाल यहाँ पे भी है। अब आप जरा देखें कि अब अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है पहले पूछ लें, फिर मैं अगली बात करूं जी। प्रेसिडेंस अब क्लियर है या नहीं? जी प्रेसिडेंस क्लियर है या नहीं क्लियर, ये ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है? सर ये प्रेसिडेंस रूल्स तो जो है ना, इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा सर जी? मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैंने आपसे क्या कहा है कि मल्टीप्लिकेशन इज इफेक्टिवली, सॉरी, डिवीजन इज इफेक्टिवली मल्टीप्लिकेशन। आप हर नंबर को एक यस सर। फ्रैक्शन कंसिडर करें ना, आप हर नंबर को, यस आप कहते हैं ना x, तो इसको आप x/1 कंसिडर करें ना। अब अगर आप कहते हैं x डिवाइडेड बाई y, तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं ना, x/1 डिवाइडेड बाई y/1, तो आप इसको इफेक्टिवली कह सकते हैं ना x/1 मल्टीप्लाइड बाई 1/y, ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस सर बिल्कुल। कर सकते हैं ना, ठीक है। मतलब बिल्कुल मैथमेटिक्स सर। के रूल से आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वली वैलिड, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई फर्क नहीं है, एक ही हैं दोनों, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंस सेम है। आप कह दें जी कि मल्टीप्लिकेशन की ज्यादा है या डिवीजन की ज्यादा है, ठीक है, इफेक्टिवली ये दोनों सेम ही होते हैं। इवन मैथमेटिक्स में हम ये चीज अभी प्रूव कर चुके हैं कि आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के रूल के ऊपर लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 1/y, ऐसे होता है ना, क्यों जी? जी यस सर। ठीक है ना, ऐसे होता है ना। इसी तरह से आप x - y को आप लिख सकते हैं x
प्लस नेगेटिव ऑफ वाई। कर सकते हैं या नहीं? या x प्लस वाई को आप जब आप कहते हैं ना x माइनस नेगेटिव ऑफ y इज द सेम एज x प्लस वाई, ऐसे कर सकते हैं ना? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इफेक्टिवली सब्ट्रैक्शन इज एडिशन एंड डिवीजन इज मल्टीप्लिकेशन। तो कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम प्रेसिडेंस लेवल पे हैं। एक चीज ये तो ज़हन में रख लें। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनना चाहिए था, आपकी तरफ से आना चाहिए था। यहाँ पे अब क्या क्वेश्चन आना चाहिए था? अब जरा अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, आपकी जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होती है या जो चीज भी होती है, उसका फर्क कब पड़ता है? ब्रैकेट के साथ। जब ब्रैकेट जब होती है, ब्रैकेट्स आते हैं जब ब्रैकेट होती है तो इसका मतलब parentheses। ये होता है कि ब्रैकेट जो है ना उसकी प्रीसिडेंस ज्यादा है, तो f माइनस 32 पहले हो जाएगा। ठीक है ना? ये बात ज़हन में रखें कि f माइनस 32 सबसे पहले परफॉर्म होना है। उस इसका जो आंसर आएगा, f माइनस 32 का जो आंसर आएगा वो फिर यूज होगा इस एक्सप्रेशन में। फिर इसको मैं x कह देता हूँ, आई कॉल f माइनस 32 एज x। अब आप मुझे बताएं कि 5 मल्टीप्लाइड बाई x डिवाइडेड बाई 9। अब क्वेश्चन बनता है कि अब पहले कंप्यूटर किसको पहले सॉल्व करेगा? जब हम ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंस दोनों की सेम है, ठीक है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा या पहले डिवीजन होगी? वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा था ना वो क्या दमास रूल, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो जी, मैंने कह दिया कि वो दोनों सेम है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम है। तो हम ये क्या बात कर रहे थे जी? हमने ये बात की थी कि जब हम 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसके बाद ये जो भी आंसर आता है इसको हम x कह देते हैं, 5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब होगा क्या? अब इसमें ना यहाँ पे अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कह सकते हैं जी कि डिवीजन पहले होगी, कुछ कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पहले होगी। कंप्यूटर किस हिसाब से सोचता है? कंप्यूटर इस हिसाब से सोचता नहीं है, मतलब ये कि प्रोग्रामर ने किस हिसाब से सोच के ये किया है। इसके लिए एक टर्म यूज होती है जिसे कहते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब ये होता है कि आप लेफ्ट से राइट पे देखते हैं, लेफ्ट से राइट पे देखते हैं। जब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके पास होता है, ये अब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यानी इक्वेशन के राइट साइड पे जो कुछ लिखा हुआ है ना, दिस इज एन एक्सप्रेशन। तो ये एक एक्सप्रेशन है यहाँ तक, ठीक है, 9 तक। अब इसमें क्या होगा कि जब आप लोगों ने भी मतलब नोइंगली और अननोइंगली, क्या आपको हो सकता है कि इस चीज का कभी एहसास ना हुआ हो, लेकिन आपने कभी गौर किया कि आप हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं या राइट टू लेफ्ट जाते हैं? ऐसे ही करते हैं ना? मतलब जब ब्रैकेट्स आप सॉल्व कर लेते हैं, अब आपके पास एक एक्सप्रेशन बचता है 5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 9। अब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, या कोई भी ऑर्डर पिक करते हैं? कैसे करते हैं? आपसे अगर मैं पूछूं आपकी प्रैक्टिस क्या रही है? सर हम तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके बाद डिवीजन करेंगे। नहीं नहीं ना यार, मैंने आपसे कहा ना कि दोनों सेम हैं। अगर डिवीजन पहले आ जाए, फॉर एग्जांपल 9 पहले होता, मतलब डिवीजन 5 बाई 9 में लिख देता, मल्टीप्लाइड बाई दैट करता, ठीक है, तो फिर डिवीजन पहले होती या मल्टीप्लिकेशन पहले होती? आंसर सेम ही आना है। आप जो मर्जी कर लें, मैथमेटिक्स की रूल के मुताबिक आंसर सेम आना है, लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से आंसर सेम नहीं आना, ये भी ज़हन में रखें। इसी वजह से मैंने इसको तब्दील किया था, वरना फार्मूला क्या है अगर आपको याद हो, तो फार्मूला होता है सेल्सियस का, सेल्सियस फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस अगर आपने जाना है तो आप लिखते हैं 5 बाई 9 इंटू, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद f माइनस 32 ब्रैकेट क्लोज, आप इस तरह लिखते थे 5 बाई 9 इंटू f माइनस 32। ये आपका फार्मूला था। मैंने इसको इस तरह से लिखा है तो देयर वाज अ रीजन बिहाइंड। अगर आपको याद हो पिछला लेक्चर, तो हमने इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन की थी कि अगर हम ये करेंगे तो आंसर गलत आएगा। 5 बाई 9 करेंगे तो 5 बाई 9 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज ऑलवेज 0। दिस वाज ए प्रॉब्लम। एक तरीका ये था कि हम इन दोनों को टाइप कास्ट करते, लेकिन मैंने ऐसे कहा कि हमें टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि f माइनस 32 ने पहले सॉल्व होना है, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। ठीक है, क्योंकि 5 बाई 9 जब हम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ब्रैकेट पहले है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेगा, तो क्या हो जाएगा? जो f है ये फ्लोट है, फ्लोट माइनस एनीथिंग, माइनस माइनस इंट हो या फ्लोट हो, ठीक है, तो फ्लोट माइनस इंट जो है, इट विल रिटर्न ए फ्लोट वैल्यू। तो आपका पॉइंट इसमें आ जाएगा। अब उसको आप 5 बाई 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 5 बाई 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो चुका होगा।
तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको पहले आपको एसोसिएटिविटी देखनी पड़ती है कि मल्टीप्लिकेशन पहले आ रही है या डिवीजन पहले आ रही है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड से अगर आप आते हुए करते हैं ना, तो अगर मल्टीप्लिकेशन पहले आ रही हो तो वो पहले परफॉर्म होगी, और अगर डिवीजन पहले आ रही हो तो डिवीजन पहले परफॉर्म होगी। ठीक है, तो इफेक्टिवली इसका मतलब ये है कि 5 पहले मल्टीप्लाई होगा f-32 के रिजल्ट के साथ, जो आंसर आएगा वो डिवाइड होगा 9 पे। अब समझ गए आप बात को। तो फ्लोट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीजर के साथ, तो आंसर आपका फ्लोट में आ जाएगा। डिवाइडेड बाय इंटीजर, फ्लोट डिवाइडेड बाय इंटीजर करेंगे तो आंसर आपका फ्लोट में आएगा, तो आपको टाइप कास्टिंग की जरूरत पेश नहीं आएगी। और बंद करते हैं। उसके बाद ये कंट्रोल ओ करके अभी एक और भी प्रोग्राम को अभी डिस्कस करना है। दैट वाज CP_19। ओके जी, 19 का मतलब ये है जी कि ये यानी 10वीं वीक तक का काम हुआ है, जबकि वी आर इन दी 12th वीक। ठीक है, ओके जी, ये कौन सा वाला था जी? पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शंस। ये हमने देखा था मल्टीपल पैरामीटर्स जो है वो हम कैसे पास कर सकते हैं। इंट ऐड का फंक्शन हमने किया था, इंट ए, इंट बी। फिर उसके बाद हमने एक इंट सब्ट्रैक्ट का फंक्शन लिखा था, और इसमें हमने लिखा था इंट ए, इंट बी। तो दोनों की डाटा टाइप अलग अलग बतानी है। इंट मेन, उसके बाद प्रिंट हेडर का फंक्शन हमने कॉल किया, सी आउट प्लीज एंटर ए नंबर। ठीक है, और हमने दो वेरिएबल लिए एक्स और वाई। ठीक है, इंट अनदर नंबर, उसमें वाई को इनपुट किया। उसके बाद हमने कहा इंट एस इज इक्वल टू एड एक्स कामा वाई। फिर हमने लिखा इंट डी इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट एक्स कामा वाई। ठीक है, वही दो जो लिखे उन दोनों का सम भी और दोनों का डिफरेंस भी हमने लिखना है। ठीक है, तो हमने लिखा था कि एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या है, और सॉरी हाँ, एक्स की और वाई की वैल्यू हमने प्रिंट कराई कि एक्स प्लस वाई क्या आ रहा है, और उसके बाद सम हमने लिखा। फिर उसके बाद हमने दोनों का डिफरेंस भी देखा। ठीक है, तो हमने लिखा ऐड का फंक्शन, उसकी डेफिनेशन नीचे लिखी। अगर आप देखें लाइन नंबर 33 पे, इंट ऐड इंट ए इंट बी। जो एक्स था उसकी वैल्यू कॉपी होके किस में आएगी, ए में आएगी। वाई की वैल्यू कॉपी होके बी में आएगी। अगर मैं उधर इंट, आप देखें कॉल करने का तरीका, इसको कहते हैं कॉलर। मेन जो है आपका कॉलर है, मेन कॉल कर रहा है किसको, ऐड को। मेन में से एक स्टेटमेंट, मेन में एक स्टेटमेंट ऐसी है जो कि किसको कॉल कर रही है, ऐड को कॉल कर रही है। नाउ मेन बिकम्स कॉलर ऑफ दिस फंक्शन। ये स्टेटमेंट जो है ये कॉल कर रही है किसको, ऐड के फंक्शन को। तो ऐड जो है वो कॉली है। ऐड क्या है, कॉली। जिस तरह इंटरव्यू करने वाला इंटरव्यूअर कहलाता है, और जो जिसका इंटरव्यू लिया जाता है वो इंटरव्यूई कहलाता है। इसी तरह से डबल ई लगाते हैं। जो जॉब देने वाला होता है वो एम्प्लॉयर होता है, और जो जॉब कर रहा होता है वो एम्प्लॉई कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ऐड जो है वो यहाँ पे कॉली है, CALLEE। ठीक है, और मेन जो है वो कॉलर है, और मेन के अंदर एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है लाइन नंबर 23 जहाँ पे इसे कॉल किया गया है। और इंट और इसमें एक्स वाई, यहाँ पे इनकी डेटा टाइप नहीं बतानी। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, यहाँ पे इनकी डाटा टाइप नहीं बतानी। जैसे स्क्वायर के फंक्शन में जब हमने कॉल किया था हमने डाटा टाइप नहीं बताई थी। इंट एक्स इंट वाई हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं। अगर मैं इसकी ऑर्डर चेंज कर दूं, ऑर्डर अगर मैं इसका चेंज कर देता हूँ, ऐड वाई कम एक्स लिख देता हूँ, तो उस सूरत में वाई की वैल्यू ए में आएगी और एक्स की वैल्यू बी में आएगी। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप जो है वो एक्स के मुकाबले में ए और वाई के मुकाबले में बी लिखें, बल्कि जिस ऑर्डर में आप कॉल करेंगे, वैल्यूज पास करेंगे, ठीक है, उसी हिसाब से उसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज इधर एक्सेप्ट भी होंगी। ठीक है, समझ गए? तो उधर जो आप जब कॉल कर रहे हैं तो एक्स और वाई जो हैं वो कहलाते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। एक्स और वाई क्या हैं आपके फंक्शन के, कौन से पैरामीटर्स हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, एक्स एंड वाई आर एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, सॉरी इनके नाम ही एकदम मिक्स अप हो जाते हैं, बस आप इनको पैरामीटर्स ही कहें। एक्चुअल और एक वर्ड यूज होता है फॉर्मल, मैं खुद भूला हूँ, मुझे ऐसे ना हो कि मैं आपको किसी और लाइन पे चढ़ा दूँ, इसको छोड़ दें आप बस। ठीक है, ये डेफिनेशन हटा दें बस। आपने एक्स और वाई जो है ना,
वो इधर से पास करने हैं, ठीक है, फॉर वट जो भी इनको नाम दिया जाए। इसे इनके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन से पैरामीटर और वो कौन से पैरामीटर हैं, बस ये है कि सर पैरामीटर्स बी। आपने पास करनी है, 2 वैल्यूज आपने पास करनी है, ठीक है। सर जी जी। सर आप यहाँ पर ए बी क्यों नहीं लगाते? बस ए बी हम लगाएंगे ना। देखें ना, आपने इधर नाम क्या रखे हैं, इधर वेरिएबल के नाम क्या रखे हैं, एक्स वाई रखे हैं। पर यहाँ पर भी सर ए बी लगाएंगे। लाजमी तो नहीं है ना, मैं ये इसी वजह से ही तो डिफरेंशिएट किया है यार, आपको यही तो समझाने के लिए कि नाम सेम होना जरूरी नहीं है। बात यस मेरी सर। समझ रहे हैं ना। आप इधर यस एक सर। इनमें से कोई कांस्टेंट पास कर दें, मसलन y की बजाय आप 5 पास कर दें, आप y की वैल्यू जो मर्जी पास करते रहें, ठीक है, आपका आंसर हमेशा x प्लस 5 आएगा। मतलब बिल्कुल। आपने y की वैल्यू 10 पास की ना, वो y को फिर भी 5 ही पास करेगा। b में नीचे आप देखें, मेन में इसमें आए, ऐड में आए, ऐड में a की वैल्यू वो होगी जो x की वैल्यू है, और b की वैल्यू अब क्या होगी, b की वैल्यू हमेशा अब क्या होगी। अब जरा लाइन नंबर 23 को भी ध्यान में रखें और लाइन नंबर 33 को 5. भी देखें। तो b विल ऑलवेज बी 5। अब ये कोई लाजमी तो नहीं है कि उधर a और b ही नाम हो, उधर तो वैल्यूज, उधर से हमने सिर्फ वैल्यूज पास करनी है, नाम कुछ भी हो। बात मेरी समझ रहे हैं। जब आप इस फंक्शन में आ यस जाते सर। हैं तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इधर ये a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को। अब आपका आंसर है इंट z इज इक्वल टू a प्लस बी। अब आप क्या लिखेंगे, a की जगह पे x आ जाएगा, b की जगह पे 5 आ जाएगा, तो आपका आंसर हमेशा x प्लस 5 होगा, और आप z को रिटर्न करवा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब आपका जो आंसर होगा, इट विल ऑलवेज बी, मतलब जो ऐड का फंक्शन जो रिटर्न करेगा ना, अब जो आपने इधर लिखा था ना, मतलब अब जरा मैं इसको वापस रिप्लेस कर दूं ताकि आपको मजीद कंफ्यूजन से में फंसने का मौका ना मिले। अब z की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपने x 10 एंटर किया था, y आपने 5 एंटर किया था, तो 10 और 5 15 करके ऐड का फंक्शन आपको 15 रिटर्न करेगा। रिटर्न करने का क्या मतलब है, रिटर्न करने का मतलब क्या है, रिटर्न करने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे इक्वल टू के बाद आप इसको काट दें, और इसकी जगह पे अब क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 15। आप समझ गए बात को। मतलब ये कंप्यूटर आपको करके देगा, आपने नहीं किया। अगर आपने x की वैल्यू 10 लिखी है, y की वैल्यू 5 लिखी है, तो आपको 15 देगा। अगर आपने x की वैल्यू 16 लिखी है और y की वैल्यू 22 लिखी है, तो आपको आंसर इधर वापस रिटर्न करेगा 38। आपको ये आंसर जो है ना, ये खुद नहीं लिखना, बल्कि आपको ये ऐड ये करके देगा। इसका मतलब ये है कि आप इसको कोई भी वैल्यू पास करेंगे ना, तो वो उसके मुताबिक ये आपको आंसर देगा। आप समझ गए। और वो वैल्यू आप किसको असाइन करें, आगे एस को असाइन करें। एस एक और वेरिएबल है जो सम को रिप्रेजेंट करता है, और डी एक और वेरिएबल है जो डिफरेंस को यानी सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस तरह से कर रहे थे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट समथिंग एल्स, ठीक है। इसको मैं करूंगा जी सेव एज, ठीक है, और इसका मैं नाम रखूंगा जी CP_20, ठीक है, और इसका नाम होगा जी वैल्यू स्वैप, वैल्यू स्वैप फंक्शन, ठीक है, वैल्यू स्वैप फंक्शन। अब ये क्या करेगा जी, जरा अब, हाँ जी, अभी तक फंक्शन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन जी, कोई क्वेश्चन जो कि हो सकता है किसी की तशफ़ी ना हुई हो इस चीज के साथ। आज की क्या डेट है जी, 28, ठीक है जी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद देखिए जी, मुझे बाकी फंक्शंस अब नहीं चाहिए,
ठीक है, ऐड का फंक्शन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करना है जी कि यहाँ पे प्रिंट हेडर में चेंज करना है पहले। प्रिंट हेडर में क्या चेंज करना है जी, हेडर अब चेंज हो जाएगा और ये फंक्शन अब इस्तेमाल नहीं होंगे। हाँ, ये दो फंक्शंस अब नहीं इस्तेमाल होंगे, ठीक हो गया। और प्रिंट हेडर में जाएंगी, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट नंबर आपका हो जाएगा 20, ठीक हो गया। और उसके बाद अब आप यहाँ पे करेंगे, अब आपने ये काम करना है जिसको नोट कर लें जी अच्छी तरह से, ठीक है। जो हम काम करने जा रहे हैं आज 28, लास्ट हमने थर्सडे को ये काम किया था, जो पिछला फंक्शन लिखा था। अच्छा जी, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, ये सिर्फ आपने काम करने हैं इसमें, ठीक है। अब आप आ जाएं जी इधर। अब आप क्या करेंगे जी, हमने फंक्शन स्वैप का लिखना है, लेकिन उससे पहले हम कुछ और काम करेंगे। पहले स्वैपिंग देखने की होती क्या है और कैसे परफॉर्म होती है। दो वैल्यूज हैं जी आपके पास, ठीक है। कोई बंदा बता सकता है? कि x की वैल्यू 23 हो जाएगी और y की वैल्यू 12 हो जाएगी। हाँ जी, आपने आपस में वैल्यू स्विच कर देनी है जी, इधर की वैल्यू उधर, उधर की वैल्यू इधर आ जाए। एक्स यानी आपस में एक्सचेंज करें, वैल्यू एक्सचेंज हम कर रहे हैं। अब मुझे कोई बंदा बताए कि एक्सचेंज कैसे होती है, वैल्यू कैसे स्वैप होती है वैल्यूज, क्योंकि एक्स की वैल्यू वाई में चली जाए और वाई की वैल्यू एक्स में चली जाए। हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? तो इधर मैं एक मैसेज लिखता हूँ जी, सी आउट, ठीक है, आफ्टर, ठीक है। इधर क्या लिखूंगा, आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है, और बैकस्लैश एन कर देता हूँ मैं इधर। हाँ जी, अब मुझे ये काम करना है, ठीक है। मैं जो ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखी है ना, ये एज इट इज रहनी चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं मैं करूंगा, मैं एज इट इज उठा के, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं दरमियान में ऐसा क्या लिखूं कि x जो है, x की वैल्यू y में आ जाए। जैसे 12 जो थी वो x में थी और 23 y में थी, तो अब मैं कहता हूँ y की वैल्यू 12 हो जाए और x की वैल्यू 23 हो जाए। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे यार फॉर एग्जांपल उसामा है और दूसरा कौन है जी, इस वक्त उमर है, उस्मान है, ठीक है। उसामा जो है, उसामा के पास जो है वो लेट से एक ब्रीफ केस है और उमर के पास पैसे हैं, ठीक है जी। ब्रीफ केस में लेट से कि कोई नवादरात हैं, कोई फाइल्स हैं जो कि उसने एक्सचेंज करनी है। अब करना क्या है जी, हम चाहते हैं कि उस्मान के पास जो है वो ब्रीफ केस चला जाए और जो पैसे हैं वो उसामा के पास आ जाए, ठीक है ना। अब हमने ये काम करना है, ठीक है। चेंज हो गई ना, दोनों के पास अपनी अपनी वैल्यूज चेंज हो गई। यस सर। सर तो हम ये एक्स वाई जो है एक्सचेंज कर लेंगे ना सर? हाँ वही कह रहा हूँ ना, कैसे एक्सचेंज करेंगे? ये एक्स को वाई की जगह ले जाओ सर, ये वाई तो एक्स नहीं की ना जगह ले यार, जाओ। जगह पे नहीं ले रहा। इसका मतलब तो ये है कि उसामा जो है वो अब उस्मान बन गया, उस्मान जो है उसामा बन गया। फिर तो ये तो हम ये कह रहे हैं ना, फिर तो हमने नाम उनके तब्दील कर दिए, बाकी काम तो वही कर रहे हैं। एक्सचेंज करनी है वैल्यू। थोड़ा सा सोचें यार, ये थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग है। देखें ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मैं कहता हूँ यार, ये मैं कहता हूँ एफएससी में खत्म कर दें ये जो इन्होंने डाले हुए ना 2-3 चैप्टर, शायद लास्ट क्लास में भी मैंने जिक्र किया था, ठीक है, लास्ट लैब में। ये जो ये फजूल किस्म के जो चैप्टर इन्होंने डाले हुए हैं ना, वो फ्रैक्शन, वो कौन से वाले वो होते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन वाले, ये मैट्रिक में करवा देते हैं बस, खत्म ना। इसके बाद फिर एफएससी में क्यों करवा रहे हैं? और वो जो एक और वो करवा रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे खासे चैप्टर काम खाई में ही डाले हुए हैं, दो दो चैप्टर, वो फर्स्ट ईयर का 8वां चैप्टर और चौथा चैप्टर, ये फजूल में है। मतलब इनका कोई मकसद ही नहीं है, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि टाइम वेस्ट करने वाले हैं। इसकी वजह जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग डाल देना, फिर मैं देखता हूँ ना कितने लेते हैं 1081 जी। आप बताएं जी। x is equal to y कर दें अगर, जी, x इज इक्वल टू y, नाउ दिस इज और नीचे समथिंग फिर इन दोबारा, पॉजिटिव जी। x इज इक्वल टू y, फिर नीचे दोबारा सी आउट, दोबारा वही हम ऊपर वाली स्टेटमेंट जो ऊपर हमने जो सी आउट की है।
आफ्टर बिफोर ठीक है, वो कर दी ना, स्वैपिंग। ऊपर वाली बिफोर ही समझे, ऊपर वाली बिफोर ही समझे, ठीक है। चले मैं कर देता हूँ, बिफोर स्वैपिंग भी कर देता हूँ, ठीक है। मतलब ये जो लिखा है मैंने, मतलब ये देखें ना, ये बिफोर, ये आफ्टर वाला है ना, इसको चले मैं कॉपी कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और आफ्टर की बजाय मैं क्या लिख देता हूँ, बिफोर, ठीक है जी। अब ठीक है, हाँ जी। अब बताएं जी, अब क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई हमने कर दिया है, ठीक है। अब हम स्वैपिंग के बाद चेक करते हैं, देखें, पॉजिटिव थिंग्स आर always appreciated. This is first step towards positive thinking. जी, ये इस पे कुछ गड़बड़ कर दी है जी इन्होंने, क्या कर दिया जी, क्या कह रहे हैं, अच्छा 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 अच्छा, इससे ऊपर से आउट लिखा है लेकिन कुछ नहीं है। ये यहाँ पे मैं, अच्छा वो लिख रहा था ना, वो गलत लिखा गया था ना, ठीक है। वो इसको कंपाइल किया जी, इसको रन किया, पहली वैल्यू मैंने लिखी है 12, दूसरी वैल्यू लिखी है 23। Before swapping x is equal to 12, y is equal to 23. After swapping x is equal to 23, y is equal to 23. क्यों जी, x को तो आपने 23 कर दिया, लेकिन y में तो आपने 23 रहने दिया ना जी, y को भी तो चेंज करें फिर। जी तो क्या लिखें फिर, 12y is equal to x by 2। इसके बाद ये पहले, बाद में भी कर सकते हैं। बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। y इज इक्वल टू, सॉरी, y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो अब हमने ये काम किया, कंपाइल्ड इट, रन इट, 12 23, effectively there is no difference, x is still 23 and y is still 23. why is that? अब आप काफी हद तक मामले की संगीनी को समझ चुके होने चाहिए। सर अब कोई थर्ड वेरिएबल अगर हम ले एग्जैक्टली आए। एग्जैक्टली, ठीक है। अब असल में ना, ये एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी ना, ब्रीफ केस और उस वाली, वो सूटेबल नहीं थी इस केस में। मैंने असल में, मैं वो एग्जांपल देना नहीं चाह रहा था। इसकी एग्जांपल ऐसे होती है कि आपके पास एक गिलास में पानी है, दूसरे गिलास में दूध है। अब हम ये चाहते हैं, गिलास ए में पानी है, गिलास बी में दूध है, ये ज़हन में रखें। गिलास एक्स में पानी है, गिलास वाई में दूध है। अब हम चाहते हैं कि गिलास एक्स में, वाई गिलास में जो दूध पड़ा हुआ है वो गिलास एक्स में आ जाए, और एक्स गिलास का जो पानी है वो गिलास वाई में चला जाए। तो ये कैसे होगा? कोई इसके लिए तीसरा गिलास होगा सर। तीसरा हाँ, क्लास। एक z आप गिलास लेंगे, और z इज इक्वल टू, और z में पहले आप x का पानी डाल देंगे, ठीक है, और y का जो दूध है वो x में डाल देंगे, और y में अब आप z का पानी z का दूध डाल देंगे। ऐसे ही करेंगे ना, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो अब इसका मतलब ये है कि आप x इज इक्वल टू वाई नहीं लिखेंगे, बल्कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू। अब जरा इसको देख लें, क्योंकि आप x की और y की वैल्यू जब सेम कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू वाई करने का क्या मतलब है, x y की वैल्यू आप x को असाइन कर रहे हैं, इसका मतलब है y की वैल्यू आप x में कॉपी कर रहे हैं। तो अब x और y दोनों सेम हो गए। अब उसके बाद आप y को अगर x के इक्वल कर भी देंगे, यानी इक्वल करने का क्या मतलब है, तो x की, इसका मतलब है कि x की कॉपी आप y को दे देंगे, तो क्या होगा, x में ऑलरेडी y की कॉपी थी, तो y इज इक्वल टू y इफेक्टिवली आपने कर दिया। तो x को भी y कर दिया, y को भी y को भी y कर दिया, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ा उसे। अगर आप y इज इक्वल टू x पहले लिख देते ना, तो दोनों में 12 प्रिंट होता। समझ आई कि नहीं आई? अगर आप y इज इक्वल टू x लिख देते ना, तो दोनों में 12 प्रिंट होता, दोनों स्टेटमेंट में x में भी जी 12 होता, y में भी 12 होता, कोई फर्क ना पड़ता। तो इसको इफेक्टिवली आप क्या करेंगे, आप इधर पहले x की वैल्यू को उठा के किसी दूसरे वेरिएबल में डालेंगे, आप उसे इंट z कह रहे हैं, z इज इक्वल टू x कर दें, ठीक है। अब आप x इज इक्वल टू y कर दें, x इज इक्वल टू y कर दें, और y को, ठीक है ना, अब x में x की वैल्यू आपने z में स्टोर की हुई है, तो अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू आप x से नहीं बल्कि उस तीसरे से लेंगे, सेट। ठीक जी है। तो अब आप ये करेंगे, तो अब आपकी वैल्यूज जो हैं वो इफेक्टिवली दे विल बी ट्रांसफर्ड इजीली। तो अब आप अगर आप करके देखें, तो अब आप x में 12 था, y में 23 था, आफ्टर स्वैपिंग x में 23 हो गया, y में 12 हो गया, ऐसे ही है। तो हमने ये काम फंक्शन से करना है, हमने ये काम यही काम जो हमने अब तक किया है
वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग यूजिंग फंक्शन। अब ये कैसे करेंगे? आज की लैब में शायद सिर्फ यही काम हो पाए, ये इतना बड़ा काम है बाय द वे, ठीक है। अगर हम ये फंक्शन से करेंगे ना तो आज की डेट में सिर्फ यही काम हो जाए तो काफी है। प्रिंट हेडर को उधर ही रहने दीजिए, मैं प्रिंट हेडर को नहीं छेड़ रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूंगा जी, इसका मतलब है कि अच्छा एक चीज ये याद रखें, ज़हन में ये पक्की लिख के रख लें कि जो रिटर्न की स्टेटमेंट हम लिखते हैं ना, उसमें हम दोनों वैल्यूज रिटर्न नहीं करवा सकते। रिटर्न की स्टेटमेंट जो होती है वो सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करती है। बात समझ आई कि नहीं आई? मतलब जैसे ऐड हमने किया था तो हमने लिखा था कि इंट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हमने कर दिया था, और हमने आखिर में लिखा था, या फॉर एग्जांपल इंट c इज इक्वल टू a प्लस बी किया था, और आगे लिखा था c इज इक्वल टू a प्लस बी, और उसके बाद हमने लिखा था रिटर्न c। तो एक वैल्यू हम रिटर्न करवा सकते हैं एक फंक्शन से, एक फंक्शन हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, ये आपको ज़हन में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जरा इसको गौर से देखें। यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना, एक आपको, एक तो ये कि आप, इसका मतलब ये है कि इफेक्टिवली आप वैल्यू से रिटर्न आप नहीं करवाएंगे। रिटर्न क्यों नहीं करवाएंगे? मतलब क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आप स्वैप का फंक्शन लिखते हैं तो आप x की वैल्यू रिटर्न कराएंगे या y की वैल्यू रिटर्न करवाएंगे? क्यों जी? जब आप वैल्यूज को आपस में स्वैप करेंगे एक फंक्शन के अंदर, तो आपको x की वैल्यू चाहिए या y की वैल्यू चाहिए? किसको रिटर्न करेंगे? अब आवाज आना बंद हो गई है अहमद जेड को जी। जेड को हम जो है ना करेंगे सर। नहीं 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 यार, z तो आप दोनों को ऐड कराने के लिए यूज कर रहे थे ना, यहाँ पे तो हम z को क्यों रिटर्न करेंगे यार? एक मिनट देखिए ना, z क्या चीज है इसमें? ये जो आप तीन वैल्यूज है ना, ये अभी आप जेन में रखें आपके सामने। इंट z इज इक्वल टू सर एक्स ये है, वो x इज तीसरा इक्वल, गिलास है सर जी, ये जेड वो तीसरा गिलास है। z वो तीसरा गिलास है ना, लेकिन मुझे यस वैल्यू सर। किसकी, मैंने प्रिंट किसकी वैल्यूज करनी? मैंने तो z को कहीं पे शो ही नहीं कराया। मैंने तो x यस और सर। y की वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज करने के लिए z को टेम्परेरी बेसिस पे, टेम्प वेरिएबल कहते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल है ये। दिस इज यस सर। नॉट पार्ट ऑफ अवर सोल्यूशन, ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। सोल्यूशन का हिस्सा जरूर, यानी सोल्यूशन में इसने ग्रां कदर खिदमात जरूर पेश की हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसकी खिदमात काबिल कदर हैं, लेकिन मसला ये है कि ये हमारे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। अब बात समझ रहे हैं ना, यस सर। ये हमारे यस सोल्यूशन सर सेट का हिस्सा नहीं है, हमें आखिर में एक्स और वाई ही चाहिए। तो अब अगर मैं फंक्शन लिखता हूँ तो फंक्शन से मैं एक्स की वैल्यू रिटर्न करूंगा या वाई की? जेड को, जेड तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, जेड तो आप करेंगे तो वो तो टेम्परेरी वैल्यू जो आपने सेव की थी बस वही आ जाएगी जी। तो आपको एक्स चाहिए या वाई चाहिए? मसलन ये देखें ना जरा, मैं स्वैप का फंक्शन लिखने लगा हूं, ठीक है। ये जरा देखें, मैं इधर लिखता हूं इंट स्वैप, जरा इसको देख लें, ठीक है। इधर मैं लिखता हूं इंट एक्स, चलें ये आपकी खुशी के लिए मैं वही नाम लिखता हूँ जो उधर मैंने लिखे हैं, बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर का एक्स और है, उधर का एक्स और है, इधर का वाई और है, उधर का वाई और है। आप इधर ए बी, इसी वजह से मैं नाम लिखता था ताकि आपको क्लियर हो कि ये और हैं वो और हैं, ठीक है जी। अब बताएं जी, मैंने इधर लिखा ना इंट जेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं लिखता हूँ इंट जेड इज इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे जी, एक्स, और उसके बाद क्या लिखा, एक्स इज इक्वल टू, आप पहले एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे, वाई की वैल्यू आप चेंज ना कीजिएगा, क्योंकि आपने वैल्यू साइड पे किसकी की है, जेड में जिसकी वैल्यू डाली है ना, उसकी वैल्यू को अब आप चेंज करेंगे। फिर उसके बाद अब जो वाई जो है ना, वाई की अब डबल कॉपी बन चुकी है, एक्स और वाई में दोनों में वाई की वैल्यू पड़ी हुई है। अब वाई में ना अब आप जेड डालेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। क्वेश्चन मेरा ये है कि अब मैं इधर रिटर्न क्या करवाऊं? रिटर्न में क्या लिखूं? 0। जीरो क्यों रिटर्न करूं? क्वेश्चन ये है भाई, मुझे एक्स और वाई दोनों में से वैल्यू चाहिए ना, दोनों मतलब वैल्यू चाहिए ना मुझे, किस रिटर्न में एक को करवा सकता हूँ, चाहिए मुझे दोनों। बाय द वे आपको ये आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए था भाई, स्वैप होने के बाद दोनों वैल्यूज चाहिए ना, एक्स में आप क्या है और वाई में क्या है। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि एक्स सिर्फ मतलब ये तो नहीं कर सकते कि सिर्फ एक्स चाहिए, ये तो नहीं कह सकते सिर्फ वाई चाहिए। स्वैप होने के बाद दोनों वैल्यूज मैंने दोबारा भी प्रिंट करी है ना, कि स्वैपिंग से पहले क्या वैल्यूज थी, स्वैपिंग के बाद क्या वैल्यूज हैं। आप समझ आई कि कोई नहीं आई?
जी क्लियर? स्वैपिंग से पहले और स्वैपिंग के बाद दोनों वैल्यूज मैंने प्रिंट कराई ना, एक्स भी प्रिंट कराया और वाई भी प्रिंट कराया, ऐसी की है ना मैंने, क्यों जी? बिल्कुल सर जी। ठीक है ना? तो दोनों वैल्यूज चाहिए। क्वेश्चन ये है कि यस यहां सर। से मैं किसको रिटर्न कराऊं? क्या लिखूं इधर? रिटर्न व्हाट? रिटर्न रिटर्न स्वैप। स्वैप। देखें जी, दो दो ही हैं आपके पास ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन नहीं है, एक्स और वाई है। अब आप या एक्स लिखेंगे या वाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सर दोनों पे चेक करते हैं सर जी, पहले एक्स पे दोनों चेक चेक करो फिर करेंगे वाई तो पे चेक करो। दोनों चेक करेंगे ना, तो फंक्शन देखें, फंक्शन बना आपने एक दफा देना है। अब आप बनाने के बाद जब एक दफा चल पड़ा ना, तो अब आप फिर ये नहीं कह सकते कि दोनों को चेक करेंगे। देखें, या आप एक्स लिखेंगे या वाई लिखेंगे। जब आप एक्स लिखेंगे तो एक्स को चेंज कर देगा, मतलब आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर वाई की वैल्यू आप कैसे गेट करेंगे, तो आप दोबारा से आप लिखेंगे, फिर फंस जाएंगे। तो आपको एक वक्त में एक ही वैल्यू रिटर्न हो सकती है, दो आप इस तरह नहीं कर सकते कि रिटर्न एक्स कामा वाई। ये एक जेन में रखें एक चीज, ठीक है? पहली चीज जो आपने जेन में रखनी है वो ये है कि आपने ये नहीं लिखना कि रिटर्न एक्स कामा वाई। अब आप ये नहीं लिख सकते, दिस इज इनकरेक्ट। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपको क्योंकि दोनों वैल्यूज चाहिए तो आप इस तरह लिख दें, रिटर्न एक्स कामा वाई। अब आप ये नहीं लिख सकते, बात मेरी समझ गए? दिस इज रॉन्ग। यस सर। ये एक मिनट, ये समझ गए ना? दिस इज इनकरेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप दो में दोनों वैल्यूज एक साथ रिटर्न नहीं कर सकते, ये एक प्रॉब्लम है। लिहाजा अब आप रिटर्न तो कुछ भी नहीं करवाएं तो ज्यादा बेहतर है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बस ये करके फिर नमाज की ब्रेक, और फिर उसके बाद हम वापस आके इसको देखेंगे। इसको आप अवॉइड कर देंगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको ये फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं करेगा। अगर रिटर्न कुछ नहीं करेगा तो फिर स्वैप कैसे होगा, ये एक और क्वेश्चन है, ठीक है? ये फंक्शन मैंने इधर लिख दिया, ठीक है ना? तो इसमें मैंने कुछ गड़बड़ की है, एक्स इधर कामा लिखना था, कामा डालना था, ठीक है? तो ये करना था, ठीक है? तो ये आपका फंक्शन है जी, वाइड स्वैप इंट एक्स कामा इंट वाई। इसी तरह से यहाँ पे अब आप ये लिखेंगे स्वैप का फंक्शन, और स्वैप के फंक्शन में ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा और दो पैरामीटर लेगा, एक इंट एक्स और एक कामा इंट वाई। और बाकी सारा काम आपने वही करना है, इसमें कोई चेंज आपने नहीं करनी। z इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू जेड, ठीक है? आपने ये काम करना है। यहां तक क्लियर है? फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आपको? नो सर। अच्छा, अब जरा इस चीज को देखें। अब आप स्वैप को कॉल कर दें, स्वैप को कॉल कर दें, ठीक है? आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे जी कि स्वैप करने वाला काम जो था ना वो मैंने यहाँ से उठा लिया था, ठीक है? नहीं 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 उठाया था, ठीक है? आफ्टर स्वैपिंग एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड, ये हमने कर दिया था ना, तो उससे हमारा मसला हल हो गया था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अभी हमने इनको इस तरह से नहीं करना, ये हमने फंक्शन में करना है। यहाँ पे हम फंक्शन को क्या करेंगे, फंक्शन को क्या करें हम, कॉल करेंगे। फंक्शन को क्या करें, यस सर, कॉल करेंगे। कॉल करेंगे, ये याद रखिएगा। इसमें दो पैरामीटर हम पास करें, एक्स कामा वाई, ठीक यस है? सर। अब ये आप लिखेंगे, देखें ना क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, एक्स और वाई को आप पास करेंगे। अब जरा गौर से देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पे पहुंच के तो हम बात को खत्म करेंगे, इसका सोल्यूशन हम बाद में ढूंढेंगे। हम क्या करेंगे जी, एक्स कामा वाई। अब एक्स में एक्स आ गया, वाई में वाई आ गया। जेड इज इक्वल टू एक्स किया हमने, एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड। तो इसका मतलब है कि अब जो है एक्स और वाई आपस में स्वैप हो चुके हैं, क्यों जी? लाइन 36, यस सर। 37, लाइन 36, 37, 38 अगर देखें तो ये तीन स्टेटमेंट्स हैं। क्या एक्स और वाई की वैल्यूज चेंज हो नहीं गई, आपस में इंटरचेंज हो चुकी है ना? यस सर। इंटरचेंज हो गई जी, एमन इंटरचेंज हो गई। जी। वही स्टेटमेंट्स उठा के मैंने लिखी है, मैंने कोई नया काम नहीं किया, ठीक है ना? स्टेटमेंट्स ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ स्टेटमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? स्वैप का फंक्शन कॉल करें, उसके बाद प्रिंट करें, तो क्या यहाँ पे वैल्यूज, चेंज्ड वैल्यूज डिस्प्ले होनी चाहिए? लेट्स स्टार्ट द शो। अच्छा जी, हमने ये कहा था कि हम स्वैप का फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें एक्स और वाई पास करेंगे, और फिर देखते हैं कि स्वैपिंग के बाद क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। स्वैप में हमने ये काम किया, वही काम जो हम फंक्शन के बगैर कर रहे थे वो हमने फंक्शन के साथ किया, ठीक है?
और एक फंक्शन को कॉल किया जिसमें एक्स और वाई पास किया, और उसके अंदर एक वेरिएबल z डिक्लेयर किया जिसको हमने x की वैल्यू दी, और x को y की वैल्यू दे दी और y को z की वैल्यू दे दी। तो इस तरह से हमारा जो एक स्वैपिंग का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। तो हम ये देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी कॉल दिस फंक्शन। ठीक है, तो स्वैप की हमने ऊपर प्रोटोटाइप भी लिख दी है लाइन नंबर 11 पे। ठीक है, और x और y हमने मेन फंक्शन में यूजर से इनपुट लिए, लाइन नंबर 21 एंड 20 सॉरी लाइन नंबर 19 एंड 21। और उसके बाद हमने स्वैपिंग से पहले वैल्यूज डिस्प्ले कराई, फिर स्वैपिंग के बाद डिस्प्ले कराने से पहले उनको स्वैप किया, स्वैप कराने के बाद वो वैल्यूज हमने डिस्प्ले करवा दी। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन दिस फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड एंड द प्रोग्राम इज रन। तो हम यहाँ से कंपाइल किया, अब उसके बाद इसको रन करते हैं। ठीक है, इधर x की वैल्यू हमने 12 दी, y की वैल्यू हमने 23 दी, और बिफोर स्वैपिंग x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 23। इवन आफ्टर स्वैपिंग x is still 12 and y is 23. So why is that? सर रिटर्न हमने नहीं दिया ना, जी सर रिटर्न की वैल्यू हमने नहीं दी। नहीं, रिटर्न नहीं ले रहे, लेकिन एक चीज आप नहीं देख रहे। देखें, हम रिटर्न वैल्यू में हम क्या कर रहे थे, अगर हम ऐड का फंक्शन जब बना रहे थे, अगर आपको याद हो, ठीक है, अगर आपको याद हो, अगर मैं फंक्शन ओपन करूं वो, इफ आई कैन सी दैट फंक्शन, तो अगर मैं कहूँ ना, यहाँ पे हमने एक फंक्शन किया था थोड़ी देर पहले, लेट्स से इज इट स्टिल ओपन? नो, इट इज नॉट। ओके जी, मैं इसको जरा दोबारा से ओपन करके देखता हूँ। ठीक है, लेट्स से कि CP19 को मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ना क्या हो रहा था, जो ऐड का फंक्शन है, ऐड के फंक्शन में अगर आप देखें या सब्ट्रैक्ट के फंक्शन में देखें, ए और बी दो पैरामीटर पास हुए हैं, ऐसे ही है ऐड में भी सब्ट्रैक्ट में भी। उसके बाद इंट z इज इक्वल टू a प्लस बी हमने किया और रिटर्न z किया। व्हाट इफ आई चेंज द वैल्यू, लेकिन रिटर्न की स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट होती है, अगर मैं इसके बाद कुछ लिखूंगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं इधर कुछ भी लिखता जाऊँ, सी इन सी आउट लिखता जाऊँ, क्योंकि रिटर्न की स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो गई एक दफा, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ से रिटर्न का क्या मतलब है, यहाँ से वापस चले जाओ। इससे आगे अगर कुछ कोड लिखा भी हुआ है ना, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लिहाजा मुझे जो भी कोड लिखना है रिटर्न से पहले पहले लिखना है। रिटर्न से पहले अगर मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 0, बात मेरी समझ रहे हैं? अब देखें, मैंने पैरामीटर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं ना की, मैंने पैरामीटर जो पास किए फंक्शन को, उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया और एक और तीसरे वेरिएबल z में सेव किया, ऐसे किया ना, और z को रिटर्न कर दिया। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं अगर इनमें से a को 0 कर दूं, मिसाल के तौर पे a को मैं लिख दूं 0, ठीक है, और b को मैं लिख दूं, b को लिख दूं यहाँ पे b इज इक्वल टू -7, समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। ठीक है, अब b इज इक्वल टू -7, तो जब मैं इस फंक्शन से बाहर जाऊंगा, तो अब यहाँ पे इधर x और y थे ना, उधर a और b थे, तो इधर x और y की वैल्यूज क्या चेंज हो जाएंगी? क्वेश्चन मेरा ये था। असल में ये काम उधर हुआ है। हमने इससे पहले फंक्शंस के साथ जब भी हमने काम किया है, तो हमने सिर्फ रिटर्न वैल्यू के साथ तो काम जिक्र किया है, लेकिन हमने उसके पैरामीटर्स में अगर कोई टेम्परिंग कर दी, कोई वैल्यू अगर हमने चेंज कर दी, विल दैट चेंज बी अफेक्टेड इन दी कॉलिंग फंक्शन? जो फंक्शन कॉल कर रहा है, जो कॉलर है, क्या इन वैल्यूज का इफेक्ट जो है वो उसके मेन फंक्शन में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, मैंने a इक्वल टू 0 कर दिया, फर्ज करें a में 10 था, b में 20 था, तो अब z तो हो जाएगा 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मैं a को 0 और b को -7 कर देता हूँ, तो क्या जब जिस फंक्शन से मैंने कॉल किया इसको, ठीक है, ऐड से, मेन से कॉल किया ऐड को, तो यहाँ से 10 गया, x में 10 गया, y में 20 गया, आंसर आया 30। अब जब वापस आया तो a की वैल्यू 0 कर दी थी, b की वैल्यू मैंने -7 कर दी थी, तो क्या x और y की वैल्यू उस हिसाब से 0 और -7 हो जाएंगी या नहीं होंगी? ये मेरा क्वेश्चन है।
नो सर। नो सर। क्यों नहीं होंगी? सर वो ऊपर वाली ऊपर वाली वैल्यू से ले रहा है, उसी को कॉपी कर रहा है ना, नीचे वाली को तो नहीं करेगा। जी, ऊपर वालियों को कॉपी कर रहा है। कॉपी करने से क्या मुराद है? लाइक ए अगर 10 है तो वो 10 ही रहेगा फिर। 10 नहीं, ऊपर वाली वैल्यू तो ठीक है ना, वो तो इस फंक्शन में कॉपी होगी ना, ठीक है ना, उसकी वैल्यू इसमें कॉपी हुई, ठीक है। ऐड के फंक्शन में ना उधर x था, इधर a था, उधर y था, इधर b था। मैं अगर जी वो तो उधर y की जगह पे x लिख देता और x की जगह पे y लिख देता तो y की वैल्यू a में आ जाती, मतलब जिस ऑर्डर में लिखता ना उस ऑर्डर में वैल्यूज कॉपी होती। अब मैंने यहाँ पे उन वैल्यूज को जो कॉपीड वैल्यूज थी उनको चेंज कर दिया, क्या इसका इफेक्ट ओरिजिनल पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये मेरा क्वेश्चन है। सर नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? कोई रियल लाइफ एग्जांपल? सर क्योंकि हम कॉल तो वही कर रहे हैं ना, पहले ऐड ही कर रहे हैं। नहीं, ऐड को कॉल तो कर रहे हैं, लेकिन ऐड के अंदर अब हम ये देखें, आप जरा थोड़ा सा ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। देखिए मैं आप जो आपसे बातें कर रहा हूँ ना वो ये है कि देखें, अब एज अ प्रोग्रामर, ठीक है, या एज एन इंजीनियर, जब आप एक बिल्डिंग को देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है जी कि इसमें एक दरवाजा लगाया गया है, इसमें जी दरवाजा यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, इसका इतनी डायमेंशन होने चाहिए। डायमेंशन इतने करने के बावजूद भी आप क्या करें, उस ड्राइंग के अंदर से कुछ चीजें, मतलब आपसे कहा जाए जी कि आपने ये जी एक ड्राइंग बनाना है जी, फॉर एग्जांपल ड्राइंग के साथ आपने कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी कि देखने वाले को बज़ाहिर नहीं पता चला, लेकिन आपने उसके अंदर क्या कर दिया, ड्राइंग के साथ एक यानी एक छोटा सा कमरा और भी ऐड कर दिया, जो बज़ाहिर ड्राइंग मतलब नजर आ रहा है कि अच्छा जी इस पूरी वो यानी ड्राइंग के मैट्रिक्स में वो उतनी है, ठीक है, उतनी उसकी डायमेंशन हैं, लेकिन इफेक्टिवली क्या किया कि आपने उसके अंदर थोड़ी सी डंडी भी मार दी, मतलब कि उसमें कोई डायमेंशन ऊपर नीचे प्लस माइनस करके ना कुछ इस हिसाब से एडजस्टमेंट की कि दरमियान में एक आध और भी कमरा ऐड हो गया जो कि हिडन है, जो कि बिफोर एक्चुअल जब आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया या वेरिफिकेशन नहीं हुई तब तक पता नहीं चल सका कि यहाँ पे इसके अंदर थोड़ी सी और भी डंडी मार दी गई है और ड्राइंग का साइज थोड़ा सा कम कर दिया गया है, ठीक है। अब यही हाल इस ऐड फंक्शन का है। ऐड में बजाय तो आप यही कर रहे हैं कि दो नंबरों को ऐड करके आंसर रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन जिन दो नंबरों को आप ऐड करने के लिए भेज रहे हैं उनकी वैल्यूज को भी आप साथ मॉडिफाई कर दें, तो आपको कोई रोक तो नहीं सकता ना, फंक्शन तो आपका है। बात मेरी समझ रहे हैं ना? अब आप ये काम कर सकते हैं, आप इस लेवल पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे ही देखें एक बंदा अगर कंप्यूटर बनाता है, कंप्यूटर में एक्स प्रेस करते हैं आप तो स्क्रीन पे एक्स ही लिखा हुआ आता है। अब एक बंदा डंडी मार देता है, एक्स प्रेस करते हैं तो क्या करता है जी, वो शट डाउन की वाला फंक्शन कॉल हो जाता है मिसाल के तौर पे, ठीक है, जब भी आप एक्स प्रेस करते हैं। अब भाई वो उस लेवल पे बैठा हुआ है कि वहां पे वो कुछ भी कर सकता है। बात समझ आई ना? यहाँ पे मैं इस बात मतलब कि हमने सिर्फ यही नहीं देखना कि इफेक्टिवली कि होना क्या चाहिए, हमें ये भी देखना है कि अगर बाज़ औक़ात अगर इस किस्म की अगर सिचुएशन पैदा हो जाती है, मतलब हमने इंजीनियरिंग के अंदर स्पेशली इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि हमने जो एक सक्सेस सिनेरियो है ना, सक्सेस पाथ है, वो तो हमने फॉलो करना ही करना है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमने जो अल्टरनेट जो इस पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जहाँ-जहाँ पे एरर आ सकता है, उन तमाम के रास्ते भी बंद करने हैं और हर एक को प्रॉपर तरीके से हैंडल करना है कि ये चीज़ कहीं इधर से ना हो जाए। जैसे बंदा दरवाजे बंद करता है ना, तो एक-एक दरवाजे को चेक किया जाता है। ऐसे ही है ना? ठीक है ना? जब एक-एक दरवाजे को जब बंद करना मकसूद होता है मतलब जब बंद करना जब आपने सिक्योरिटी आपको चाहिए होती है, व्हेन यू रिक्वायर हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, फिर आप सारे लॉक्स चेक करते हैं। ऐसे ही है? अगर किसी बंदे को अंदर आना हो, लाना मकसूद हो, एक भी दरवाज़ा खोल दें तो काम तो खुल जाएगा। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल जी किसी एक के लिए दरवाज़ा खोलना है, तो एक भी आप दरवाज़ा खोलें जो कि एंड टू एंड उस कमरे तक आता हो। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप ड्राइंग का भी दरवाज़ा खोलें, आप मेन एंट्रेंस का भी खोलें, ठीक है। आप क्या करते हैं जी, आपके पास अगर 3 दरवाज़े हैं, जैसे आप उसको बुलाया जा सकता है, तो उनमें से एक भी खोलेंगे तो आ जाएगा। मसला तो आपका हल हो जाएगा। लेकिन अगर जब लॉक करना है, तो फिर आपने ये देखना है कि क्या सारे के सारे लॉक्ड हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पर भी है। मैंने एक काम ये किया कि मैंने जो उसके पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स के साथ छेड़छाड़ कर दी। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैंने कॉपी में छेड़छाड़ की तो क्या ओरिजिनल में चेंज होगी? आपने कहा कि नहीं होगी, मैंने कहा कि रियल लाइफ एग्जांपल बड़े सामने की। हमने ये कहा कि ये पास बाई, अच्छा इसमें ना दो किस्म के पैरामीटर को दो तरह से पास किया जा सकता है।
एक होता है पास बाई वैल्यू, एक होता है पास बाई रेफरेंस। जब पास बाई वैल्यू हम करते हैं, जो ये वाला केस है ऐड वाले केस में, तो इधर क्या लिखा हुआ है, ऐड एक्स वाई। जब आप एक्स वाई कर रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, उधर एक्स की वैल्यू, मैंने कहा था कि उधर की वैल्यू इधर कॉपी हो रही है। एक्स की वैल्यू किस में आ जाएगी, आ जाएगी का मतलब ये नहीं कि एक्स खाली हो जाएगा, एक्स की वैल्यू ए में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, एक्स की जो वैल्यू है वो ए की भी वैल्यू है, वाई की जो वैल्यू है वो बी की भी वैल्यू है। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं चेंज करूंगा ए और बी में, तो ए और बी या एक्स वाई जो भी मैं इधर नाम रखूं फंक्शन का, चाहे ए का नाम मैं एक्स कर दूं, तो ये एक्स जो है इस फंक्शन के अंदर ही रह जाएगा। ऐसे ही है ना, ए और बी किस फंक्शन में डिक्लेयर हुए हैं, वो इस फंक्शन में डिक्लेयर हुए हैं। बात समझ आ गई कि नहीं आई? ए और बी बेशक एक्स और वाई की वैल्यू को कॉपी किया जा रहा है, लेकिन ए और बी किस फंक्शन का हिस्सा है, वो इस फंक्शन का हिस्सा है। मैं इस फंक्शन में ए और बी को एक्सेस नहीं कर सकता। बात समझ आई या नहीं आई? मेन में रहते हुए मैं ये जो वेरिएबल मैंने इधर डिक्लेयर किए ना, क्या नाम है, जेड, मैं जेड को एक्सेस नहीं कर सकता, मैं ए को एक्सेस नहीं कर सकता, मैं बी को एक्सेस नहीं कर सकता मेन में। वाई? बिकॉज ए और बी और जेड जो हैं वो किसका हिस्सा है, वो ऐड का हिस्सा है। वो किसका हिस्सा है, ऐड का। ऐड में है ना। देखिए ये जो इसको जो आइडेंटिटी मिली है ए और बी की, जो दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए, इनको ए बी और जेड के नाम दिए, ये मेन को तो नहीं पता ना कि इस नाम के हैं, उसको तो ये पता है कि एक फंक्शन है, उधर से उसने वैल्यूज पास कर दी हैं, बस उसको ये पता है कि भाई मैंने ये दो वैल्यूज भेजनी हैं, तो उनकी वो फोटो कॉपीज जो है ना वो इधर भेज देगा। आप समझ आ गई कि नहीं आई? अब उन फोटो कॉपीज के साथ मैं जो कुछ भी करता रहूं, ओरिजिनल को कोई फर्क पड़ता है? अगर आप एक सर्टिफिकेट जो है, जो आपके एसएससी नो सर। एसएससी की जो सनद होती है, अगर आप उसकी फोटो कॉपी कराएं, फोटो कॉपी के ऊपर आप अटेस्टेशन करते हैं, तो क्या वो अटेस्टेशन की जो सिग्नेचर होते हैं या जो उसकी स्टैंप होती है, क्या वो ओरिजिनल पे भी लग जाती है? जबकि नो। आपने लगवाई किस पे है, फोटो कॉपी पे है। तो उसका मतलब ये है कि दीज आर फोटो कॉपीज, आप इसमें जितनी मर्जी चेंजेस करते रहें। अब वो फोटो कॉपीज जब इधर आ गई, वो फोटो कॉपी सिर्फ यहीं के यूज के लिए हैं, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं है। ए और बी यहाँ से जब जब वापस जाएंगे ना, ए और बी तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने वैल्यूज इनमें चेंज भी कर दी, तो इन वैल्यूज का कोई इफेक्ट उधर नहीं होगा, उधर एक्स और वाई उसी तरह से रहेंगे जैसे पहले से थे। आपकी ये बात सर बिल्कुल मैंने ठीक है। भी यही कहा। हाँ जी, मतलब ये ना जरा इसको मैं जरा थोड़ा सा यानी एक्सप्लेन करना चाह रहा था। आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, मैं जरा सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि एक जब आप सेकंड। फोटो कॉपी कराते हैं, फोटो कॉपी में क्या होता है कि आप फोटो कॉपी में चेंज कर दें, ओरिजिनल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हाल स्वैप का हुआ। जब आप अब आपको फोटो कॉपी में जो आप चेंज करते हैं, वो आप कहते हैं कि अब ओरिजिनल में भी हो, इसका मतलब ये है कि आप अगर आप इस तरह फोटो कॉपी करके भेजेंगे, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल कि आप इधर से दो कॉपीज भेजें, एक्स और वाई, ठीक है, स्वैप करने के लिए एक्स और वाई की फोटो कॉपीज बना दें इधर। नाउ एक्स एंड वाई, मैं इसको एक्स नहीं कहता, मैं अब इसको ए ही कह देता हूँ, ठीक है ना। अब ताकि फिर आप ये ना कहें कि नहीं जी नहीं नेम सेम थे इस वजह से ऐसे हुआ। नेम सेम की वजह से नहीं हुआ होता, नेम सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। z इज इक्वल टू मैं ए कर देता हूँ, ए इज इक्वल टू बी कर देता हूँ, ठीक है, और b इज इक्वल टू z कर देता हूँ, एंड वन मोर थिंग, ए इज इक्वल टू बी करता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे एक्स वाई थे, वहां पे मैंने एक्स को ए से और वाई को बी से मैंने रिप्लेस कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं जब फोटो कॉपीज भेज रहा हूँ, तो फोटो कॉपीज में मैं चेंज करता रहूं, ओरिजिनल को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कब फर्क पड़ेगा ओरिजिनल को, ओरिजिनल को कब फर्क पड़ता है? जब ओरिजिनल को, जी जब जी, ओरिजिनल में हम कोई चेंजेस करें। ओरिजिनल ही को आप भेजें ना, मतलब आप अटेस्टेशन के लिए अटेस्ट आप सिग्नेचर जो है वो ओरिजिनल के ऊपर ही करवाएं। तो जब जब आप स्वैप उसी ओरिजिनल, को करें, जी, उसी को मतलब हम चेंज आप, करें उसी तो में। वही कह रहा हूँ ना, आप ओरिजिनल को, मतलब कि आप जो ये काम है वो आप ओरिजिनल के साथ करें, बजाय इसके कि आप फोटो कॉपी के साथ करें। आप ओरिजिनल वैल्यूज भेजें। अब ओरिजिनल वैल्यू के लिए जो चीज यूज की जाती है, दूसरा जो था उसे कहते थे पास बाई वैल्यू। जो अभी तक हमने तरीकाकार इख्तियार किया था, उसमें सिर्फ वैल्यू कॉपी हो रही थी, उसका ओरिजिनल एड्रेस नहीं कॉपी हो रहा था। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कंप्यूटर साइंस की जबान में वेरिएबल हर वो चीज होती है, एक ऐसा नाम होता है जो आप किसी मेमोरी जी। एड्रेस को दे देते हैं। जैसे आप किसी एक किसी कॉलोनी में रहते हैं, किसी सेक्टर में रहते हैं, किसी
हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे घरों के नंबर होते हैं, गलियों के नंबर होते हैं। अब वो प्लॉट्स के नंबर होते हैं इवन, ठीक है। अब जब आप वहां पे जब ट्रेवल करते हैं, या आप यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें, आपकी होती है जी क्लास रूम नंबर जी इतना, ठीक है, 105, ठीक है, या एफ F03, F05, इस तरह के नंबर्स होते हैं, ठीक है। जब ये नंबर्स होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है कि इन नंबर्स के अंदर आपकी क्लास होने वाली है, वो नंबर्स जो है ना वो आपके फिक्स्ड हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप नंबरों को अब आप हर जगह पे याद नहीं रख सकते। मतलब चलें वो तो यूनिवर्सिटी का केस छोटा सा है ना, वहाँ पे छोटे से नंबर्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर रिश्तेदार आपके रहते हों जी कहीं पे इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब वहाँ पे वो कहते हैं जी कि ये जी F11 1 है जी। F11 1 के हाउस नंबर जी 533 में, ठीक है, स्ट्रीट नंबर 48 में, मिसाल के तौर पे। अब क्या होगा? अब जनाब आप वहाँ पे जाएँगे, अब आपसे पूछा जाएगा आप किधर हैं जी? फ़र्ज़ करें आपकी खाला उधर रहती हैं जी। आप कहते हैं जी हम F11 1 स्ट्रीट 48 हाउस नंबर 533 में। क्वेश्चन ये है कि भई अब आपके बाकी जो रिश्तेदार हैं वो उनको क्या पता कि भई आप क्या किस ज़बान में क्या बात बोल रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि आप तो नंबर्स बोल रहे हैं। तो मेमोरी एड्रेसेस जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं। अब अब आपको नहीं पता, अब आपको मेमोरी एड्रेसेस अच्छे खासे लंबे चौड़े होते हैं। मतलब ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम अगर आपने सुना हो, किसी को पता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये नाम सुने कभी? जी ठीक है जी ना? सर। ये बेस 8 का होता है। ऑक्टल जो होता है बेस 8 का होता है, बाइनरी बेस 2 का होता है। इसी तरह से एक डेसिमल होता है जो बेस 10 का होता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं। एक बेस 16 होता है हेक्साडेसिमल। उसमें 9 के जी बाद ना यानी उसमें 16 डिजिट्स होते हैं। 0 से लेके 9 तक वो 10 डिजिट्स जो हम जानते हैं। उसके अलावा हर एक को आगे इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया गया है। 0 एक to 15 होते हैं। हाँ, 0 टू 15 होते हैं, तो हम उसको करते हैं 0 टू 9 तक 1 डिजिट होता है, लेकिन 10 1 0 जो होता है ना, वो तो 2 डिजिट्स बन जाते हैं ना, ABC। ठीक है? तो उसको हम फिर बचाने के लिए क्या लिखते हैं? ए, बी, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 16 उसमें होता है ना, वो 1 0 लिखा जाता है, यानी 10 जो होता है ना उसका, जो बेस 16 में 10 होता है, बेस 10 में जो 10 होता है ना, सॉरी बेस 10 में जो 16 होता है, वो बेस 16 में, ये हेक्साडेसिमल में वो 1 0 होता है, एंड सो ऑन 1 ए 1 0 1 1 1 2, ठीक है। उसी तरह से 1 9 के बाद उसका 20 नहीं आता, बल्कि पहले आता है 1 ए 1 बी 1 सी 1 डी 1 ई 1 एफ एंड देन 20 यानी 2 0। तो इस तरह से वो गिनती जो है ना वो काफी दूर तक जाती है। तो उसमें आपके मेमोरी एड्रेसेस की जो जो रिप्रेजेंटेशन है होती है ना, वो हमेशा हेक्साडेसिमल में होती है। तो अगर हेक्साडेसिमल में होती है तो इसका मतलब ये है कि यू आर गोइंग टू सफर। अब आपके लिए प्रॉब्लम है उसको रिप्रेजेंट करवाना, उसको याद रखना। उसमें नंबर भी हैं, उसमें अल्फाबेट्स भी हैं। तो आप क्या करते हैं, उनको अपने प्रोग्राम के अंदर आसानी के लिए उनको नाम दे देते हैं एक्स कामा एक्स दे देते हैं, वाई दे देते हैं, ए दे देते हैं, बी देते हैं। अब बात समझ आ गई मेरी? तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल क्या चीज है? आप जी फॉर एग्जांपल अब आपसे कोई पूछता है कि आप किधर जा रहे हैं, आप किधर हैं जी अभी, आप कहते हैं जी आप हम जी अपनी खाला के घर पे हैं। ठीक है? तो अब व्हाटएवर द एड्रेस इज, व्हाटएवर द स्ट्रीट नंबर इज, व्हाटएवर द सेक्टर इज, व्हाटएवर द सिटी इज, अब जो है वो क्या है? अब बताया गया जी कि आप किधर हैं? आप अपनी खाला के घर पे। ठीक है जी। अब खाला का घर फॉर एग्जांपल कल शिफ्ट हो जाता है जी, किसी और सेक्टर में चला जाता है, किसी और शहर में चला जाता है, नंबर चेंज हो जाता है, स्ट्रीट नंबर चेंज हो जाता है। अब आपको इससे कंसर्न नहीं है, आपको ये पता है कि ठीक है जी आपने अगर कहा जाए कि आप ये अपने खाला के घर पे हैं, तो उसका मतलब ये कि बाकी सारी फैमिली समझ जाएगी कि आप किधर हैं। ठीक है? तो एड्रेस कंप्यूटर के अंदर हम जो वेरिएबल जो सेव कराते हैं ना, हमें अपने वेरिएबल के नेम से कंसर्न होता है कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है। हमें इससे कंसर्न नहीं होता कि उसका एड्रेस है क्या। हमें उसकी ज़रूरत कब पेश आती है? जब हमें उस एड्रेस पे जाना पड़ता है। अब अब तो व्हाट्सएप आ गया ना, अब आप किसी को घर का नंबर बताते हैं तो वो कहता है कि नहीं यार घर का नंबर इस तरह मुझे नहीं याद रहेगा, या गलियों के नंबर नहीं याद रहते जी। वो गली यार नहीं पता चलता, यहाँ पे पता नहीं 15 नंबर गली में एंटर हूँ, आगे 198 आ गई है जी, 303 आ गई है। तो अचानक जनाब वो हाउस नंबर्स भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं। अब आपको नहीं पता वो किस हिसाब से उन्होंने सेटिंग की हुई है। अब आप कहते हैं कि यार ये कैसे जाहिल लोग हैं जी। इनकी बजाय हम होते तो जनाब हम गलियों के नंबर बना देते। ठीक है? जिस तरह इमरान खान कहता था हम करप्शन खत्म कर देंगे और हम जनाब महंगाई खत्म कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
वो तो हम भी बड़े खुश हुए। और आप जनाब वो जब क्या कहते हैं, जब मैदान में जब घोड़ा आता है तो फिर पता चलता है ना कि असल में क्या है। तो जब आप मैदान में निकलते हैं तो पता चलता है कि बड़ा मुश्किल काम है। फिर आप क्या करते हैं जी, सिंपली आजकल के दौर में सबसे आसान तरीका क्या है जी, लोकेशन फाइंड करने के लिए। वो आपको कहता है जी आप हाउस नंबर इतने पे आ जाएं, उधर से आप गली राइट मुड़ना है, फिर लेफ्ट, फिर 5 गलियां छोड़ के 5 गलियों तक सीधा आना है, फिर राइट मुड़ना है, एक बार फिर लेफ्ट मुड़ना है। तो आगे जनाब वो एक पान वाला होगा, उससे इधर राइट मुड़ना है और फिर जनाब हमारा घर आ जाएगा। क्यों जी? इसी तरह होता है ना। अब आप बताएं क्या इस तरह से आप फॉलो करते हैं आजकल? क्या करते हैं आजकल? गूगल आजकल आप क्या मैप। करते होते हैं किसी के घर जाना होता सर एक लोकेशन लेते हैं सर, जिसमें आपके पास एक वेल नाउन लोकेशन होती है, उसे कहते हैं आप हमें बता दें, हम गूगल मैप करते हैं, फिर उसके पास रीच कर लेते है? एक हाँ, एक ये तरीका है लोकेशन, बल्कि इससे भी ज़्यादा आसान हो चुका है थोड़ा-सा। अगर आपने अगर कभी यूज़ किया हो व्हाट्सएप को, व्हाट्सएप में कहते हैं जी व्हाट्सएप कर दें जी, तो क्या करते हैं व्हाट्सएप कर दें। ठीक है? हमारे यहाँ एक अक्सर वर्ड बड़ा यूज़ होता है, मुझे हँसी आती है। क्या कहते हैं? और जी लोकेशन व्हाट्सएप कर दें। इट मीन्स कि व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए आप अपनी लोकेशन हमें सेंड कर दें। इफेक्टिवली गूगल लोकेशन ही होती है। अब जनाब वो जिधर-जिधर आपको मैप लेके जा रहा होता है, ये और बात है कि बाज़ औक़ात सामने घर होता है और आपको जनाब वो 4 किलोमीटर का चक्कर लगवा चुका होता है, ठीक है? लेकिन बहरहाल स्टिल एक है तो सही ना, यूटिलिटी तो है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको नहीं पता, अब आपने उसका क्या भेजना है? उसका एड्रेस भेजना है। बजाए इसके कि आप उसकी वैल्यू भेजें, आप उसका एड्रेस भेज दें। अब एड्रेस भेजने का क्या तरीका है? देखें, अब आप ओरिजिनल भेज रहे हैं। ओरिजिनल भेजने का मतलब क्या है? आप ओरिजिनल लोकेशन का, एक्स की लोकेशन का आप एड्रेस भेज रहे हैं। तो एड्रेस ऑफ एक्स कैसे भेजेंगे? उसके लिए एक ऑपरेटर यूज़ होता है जी, ठीक है जी? एक ऑपरेटर यूज़ होता है जी, जिसे कहते हैं ये एम्परसैंड। इसका मतलब क्या है कि एक्स इज़ सेंट नाउ बाय यूजिंग रेफरेंस। एक्स इज़ सेंट बाय एक्स इज़ सेंट बाय रेफरेंस, बल्कि प्रॉब्लम होगा। मैं ज़रा थोड़ा-सा आपको हल्का कर दूं। आप क्या करें जी, आप इसको बाई रेफरेंस भेज दें। क्यों जी, बात समझ आ रही है आपको? क्लियर? सर जी वो क्लास वाले एग्जाम्पल पे समझाओ ना, ये तो बहुत मुश्किल है, आप जो है ना। नहीं नहीं, मुश्किल नहीं यार, आपको क्लास वाली एग्जांपल बता रहा हूँ। देखें, वो क्लास वाले एग्जांपल ग्लास में जी जी, अगर आपसे ग्लास कहा, वाली। एक मिनट सुने ना, सुने। अगर आप क्लास में भी गए हैं पहली मर्तबा, ठीक है, पहली मर्तबा यूनिवर्सिटी में गए हैं, टाइम टेबल आपने देखा, लिखा हुआ है जी, फॉर सर जी, एग्जांपल ब्लॉक सर एक, जी, सुने ना, सुन लें। ब्लॉक ए, सर ग्लास वाला एग्जाम्पल, ग्लास वाला। ग्लास वाली एग्जांपल यहाँ पे चल नहीं ना सकती। ग्लास वाली थी फोटो कॉपी के केस में, कि आपने एक ही वैल्यू दूसरे में डालनी थी। प्रॉब्लम ये था, कर आप वही रहे थे। अब ग्लास वाली एग्जांपल आपकी ओके वैलिड है, वो हमने करा दी है, वो चलेगी, वो अभी वही चलेगी। प्रॉब्लम ये है कि अब आपने जब वैल्यूज उधर से वापस आती है ना, वापस वो ओरिजिनल वैल्यूज नहीं आती, क्योंकि आपने उसकी कॉपी भेजी होती है। आप कॉपीज को आपस में स्वैप कर देते हैं और वो वैल्यूज वापस नहीं आती। लेकिन वो प्रॉब्लम ही नहीं है हमारा, अब वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है। मसला ये है कि जब आप ये वैल्यूज चेंज कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं, एक गिलास लेके एक दूध वाले को आपने तीसरे गिलास में डाला, और आप दूध वाले में पानी डाल दिया, और पानी वाले में अब आपने दूध डाल दिया, ठीक है, तो वो स्वैप हो गए, वो मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अब आपने ओरिजिनल गिलास नहीं भेजे थे, आपने उनके फोटो कॉपीज भेजी थी। फोटो कॉपीज जब आप भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंजेस करेंगे तो फोटो कॉपी में होंगी ना, ओरिजिनल तो गिलास नहीं ना चेंज होंगे, फोटो में चेंज हो जाएंगे। हमने अब भेजने ओरिजिनल, तो ओरिजिनल भेजने के लिए हमें नहीं पता कि एक्स कहाँ पे पड़ा हुआ है और वाई कहाँ पे पड़ा हुआ है। हमने अब उनके एड्रेसेस पे जाके वैल्यूज चेंज करनी है। तो इफेक्टिवली मैंने आपको व्हाट्सएप की एग्जांपल दी कि आप क्या करते हैं जी, आसान तरीका क्या है जी एड्रेस लेने का, कि क्लास किधर हो रही है जी, किस किस रूम में हो रही है, या फॉर एग्जांपल किस घर में जाना है। तो उसका आसान तरीका क्या है, आप लोकेशन को फॉलो करते हैं। तो लोकेशन के लिए जो एड्रेस फाइंड करने के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है, उसे ये कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एम्परसेंड ऑपरेटर जो है, दिस इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ एक्स। अब आप उसकी वैल्यू नहीं पास करेंगे, उसका रेफरेंस पास करेंगे। बात समझ गए? अब आप क्या करेंगे, अब आप x को इस तरह से लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ x या रेफरेंस ऑफ x। इसी तरह से मैं y को अभी नहीं कर रहा, जरा मैं आपको ना डिफरेंस समझाने के लिए कि डिफरेंस क्या होगा। जब आप इधर एम्परसेंट x लिखेंगे, इसको जरा नोट कर लें, दिस इज द वे यू कॉल द स्वैप फंक्शन। लाइन नंबर 26 के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है, इसको जरा जेन में रखें, आप नोट कर लें, स्वैप एम्परसेंड x। जब आप इसको कंपाइल करेंगे, यू विल गेट एन एरर।
वो कहेगा कि जनाब अब आप x की कॉपी नहीं भेज रहे, अब आप ओरिजिनल भेज रहे हैं। तो जब आप ओरिजिनल भेज रहे हैं तो इसको एक्सेप्ट भी तो करवाएं। तो एक्सेप्ट कैसे करेंगे? एक्सेप्ट करते हुए कि अब आपने इधर x जो है वो उसके साथ अब आपने अस्टेरिक डालना है, उधर से रेफरेंस भेजेंगे, ठीक है, उस रेफरेंस को इधर एक्सेप्ट करेंगे अस्टेरिक के साथ। बात समझ आई नहीं आई? उधर आपने जब पास की, जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो स्वैप के साथ क्या लिखेंगे? स्वैप के साथ x के स्वैप में x के साथ आप एम्परसेंड का सिंबल डालेंगे। दिस इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ x, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस ऑफ x। जी बोलें जी, ये क्या है? एम्परसेंड x का क्या मतलब है? रेफरेंस ऑफ x। जी अब बोले कोई, एम्परसेंड x क्या चीज है? एम्परसेंड x क्या चीज है? रेफरेंस ऑफ x। अब आप ओरिजिनल में चेंज नहीं कर सकते। जब हम, ये मैं आपको अभी बताता हूँ डिफरेंस भी करके, आप लोग बोल नहीं रहे जी, कुछ बोलेंगे तो पता चलेगा। जी कोई बंदा बोले। हेमन क्या आपको समझ आ रही है? जी उसामा। बाकी लोग बोलें जी। इज देयर एनीवन? या मैं क्लास एंड कर दूं फिर यहीं पे? हेलो। सर एक नया बंदा आया है, इनसे पूछिए सर, पहली दफा इन्होंने क्लास ज्वाइन किया है। कौन है जी? माशाल्लाह, पता नहीं, एक है। चलिए अच्छी बात है। तो रिवाइज कर दे सर, फिर बता देंगे। ये तो बहुत मुश्किल। जी जी नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे साथ साथ आप चलेंगे तो फिर ही बात बनेगी ना। देखें ज़रा, मैंने कहा है कि देखें, मैं अभी फिलहाल आपके लिए क्या करता हूँ, आसानी के लिए मैं अभी फिलहाल एक के साथ नहीं, ये लिख देता हूँ। मैंने पहले क्या लिखा हुआ था? पहले लिखा हुआ था स्वैप x कामा वाई, ऐसे लिखा हुआ था ना। मैंने ये देखा था कि जब मैं ये काम करता हूँ तो वैल्यूज चेंज नहीं होती, स्वैप नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ ना इंट x इंट y, ठीक है। तो जब मैं ये लिखता हूँ तो वैल्यू स्वैप नहीं हुई थी अभी। अगर मैं इसको रन करूँ और इसमें मैं वैल्यू दूं, x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 23 है। स्वैप मैंने की है, ठीक स्वैप की है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब फंक्शन से वापस आया है और दोबारा मैंने x और y की वैल्यूज प्रिंट कराई हैं तो वैल्यूज जो थी वो अनचेंज्ड थी, स्वैप नहीं हुई थी। अब हमने स्वैप करानी है, तो अगर हमने स्वैप करानी हो वैल्यूज और एक फंक्शन में स्वैप करानी हो तो उसके लिए जरूरी है कि आप देखो वैसे लिखा हुआ है इधर इंट x, इसकी फंक्शन की डिक्लेरेशन में। तो अब हम डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे x से पहले हम अस्टेरिक डाल देते हैं। x से पहले हम क्या डाल देते हैं जी? एक स्टार डाल देते हैं। यहाँ पे स्टार का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, बल्कि यहाँ पे x का मतलब वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ऑफ x। समझ आई नहीं आई? ठीक है। इसको आप यूं समझ लें कि ये जब आपने वैल्यूज जब लाजमी चेंज करनी होगी, ओरिजिनल में चेंज करनी होगी, तो आप इसके साथ स्टार x लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब उसको कॉल करेंगे, जब उसको कॉल करेंगे तो कॉल करते वक्त x को क्या करेंगे? x को आप इधर एम्परसेंड डालेंगे, ठीक है। तो जब कॉल करते हैं आपको एम्परसेंड डालना पड़ता है, और जब उस फंक्शन के अंदर जाते हैं तो वहां पे आपको अस्टेरिक x लिखना पड़ेगा। ये डिफरेंस है बस, ठीक है। पहले में तो आप जस्ट ऐसे ही लिख रहे थे ना, नाम जस्ट इस्तेमाल कर रहे थे। अब आप क्या करेंगे? उनके साथ एक दफा एम्परसेंड डालेंगे, एक दफा स्टार डालेंगे। एम्परसेंड कब डालेंगे? जब आप इसको कॉल करेंगे, और स्टार कब डालेंगे? जब आप उसको रिसीव करेंगे। ये दो चीजें आप नोट कर लें बस, ठीक है। आप जरा देखें नीचे, इधर क्या लिखा हुआ है जी? स्वैप। तो इधर जो पैरामीटर ए है ना, पहला जो पैरामीटर है, उसके साथ हमने एम्परसेंड डाला था ना, तो उसका मतलब है यहाँ पे आपको स्टार डालना पड़ेगा, ठीक है। और जहां जहां पे ए आता है वहां वहां पे आपने स्टार डालना है। इसका स्टार ये बताएगा कि ये ओरिजिनल में आप चेंज कर रहे हैं। स्टार क्या बता रहे हैं जी, किस में हम चेंज कर रहे हैं? ओरिजिनल में चेंज कर रहे हैं। और जहां पे स्टार नहीं होगा, इसका मतलब है कि वो क्या है, वो ओरिजिनल में चेंज नहीं होगा, ठीक है।
तो ए के साथ आपने क्या करना है जी, स्टार डालना है। अब बात समझ आई नहीं आई? मतलब अगर आपने ओरिजिनल में चेंज करनी है तो आप इधर क्या लिखेंगे, इंट ए की बजाय इंट अस्टेरिक ए डालेंगे, और जहां जहां पे ए आ रहा है वहां वहां पे आप अस्टेरिक डालते जाएंगे। बात समझ आई या नहीं आई? देखें वाई के साथ तो मैंने ऐसा नहीं किया ना, बी के साथ ऐसा नहीं किया। अब तो बोले यार, बी के साथ ऐसा किया या नहीं किया जी? नो सर बी के साथ नहीं किया। बी के साथ नहीं किया ना, तो बी तो वैसे ही है ना, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, ठीक है। यस जबकि सर। ए के साथ फर्क पड़ा है, जहां जहां पे ए था उसके साथ मैंने स्टार लिख दिया है, जहां जहां पे ए था वहां पे मैंने क्या लिख दिया, स्टार लिख दिया। समझ आई कि कोई नहीं आई? यस सर। ठीक है ना, जहां जहां पे ए था वहां वहां पे मैंने स्टार ए लिख दिया और बी को वैसे ही रहने दिया। इसका मतलब क्या है कि जब मैं इसको कॉल करूंगा ना, तो स्टार को मैं, स्टार का मतलब क्या है कि ओरिजिनल वैल्यू, स्टार ए का क्या मतलब है, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। और एम्परसेंड का क्या मतलब है कि ओरिजिनल, मैं उसका एड्रेस पास कर रहा हूँ। तो उसका मतलब क्या है कि जो मैं उसको एड्रेस पास करूंगा ना, जो ओरिजिनल वैल्यू पास करूंगा, उसको मैंने एम्परसेंड से पास करना है। और अब अगर उसको चेंज करूंगा तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो वैल्यू अब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसको कंपाइल करके भी देख लेते हैं। तो ये कुछ कह रहा है जी, ये सॉरी ये कैरेट नहीं है, ये एम्परसेंड है। इसके लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड एम्परसेंड, ठीक है। इसको जरा देखें जी, इंट z इज इक्वल टू, ये किस में हो रहा है, सॉरी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे स्टेरिक डालना था, यहाँ पे ये डाल गए, ठीक है। ये अब इसको कंपाइल करें एंड नाउ रन इट, ठीक है। इधर लिखते हैं x में है 12, y में है 23। अब क्या हुआ जी, जब आपने स्वैप किया तो x में भी 23 है और y में भी 23 है। व्हाई इज दैट? इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू चेंज हो गई है, x की y की वैल्यू x में आ गई है, लेकिन y की वैल्यू जो x की वैल्यू y में नहीं आई। व्हाई? बिकॉज हमने सिर्फ जो ओरिजिनल वैल्यू है ना, जो जो चेंज करने के लिए जो ओरिजिनल वैल्यू हमने कहा ना, सिर्फ ए के लिए कहा कि ए की वैल्यू को चेंज करे, बी की वैल्यू को, ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करने का हमने उसे कहा ही नहीं है। तो उसको कैसे करेंगे? अब जरा ए को देख के बताएं, मैं बी को क्या करूं, बी के साथ क्या करूं इधर, बी के साथ भी सर जी स्टेरिक लगाओ। स्टेरिक लगाओ, बिल्कुल ठीक है। तो अब जहां जहां पे बी है वहां वहां पे स्टेरिक लगाना है, ठीक है। जहां जहां पे बी है, जहां पे ए के साथ भी स्टार लगाया था, इसी तरह बी के साथ भी स्टार लगाना है, ठीक है। और इधर z के साथ नहीं लगाना, क्योंकि z तो लोकल वेरिएबल है ना, z की वैल्यू तो हमें नहीं चाहिए ना उधर, ठीक है। यस समझ आ सर। गई? सर ये तो वो तीसरा गिलास है। ये तीसरा गिलास है ना, इसकी तो वैल्यू हमें चाहिए नहीं है। तो अब उसके बाद क्या यस सर। करेंगे जी, जहां से कॉल करेंगे, दो दो जगह पे ख्याल रखना है। इधर एम्परसेंड x किया था तो इधर भी एम्परसेंड y करेंगे। यहाँ पे स्टार नहीं है, ये ख्याल रखना है, यस यहाँ पे सर। एम्परसेंड है। आप समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अब इसको हम करते हैं यस सर। कंपाइल एंड वी गेट एन एरर। एरर वो इस वजह से है बिल्कुल कि सर। फंक्शन जो है जहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, देखो ना, डिक्लेरेशन का भी तो ख्याल करना है। तो जहाँ पे हमने डिक्लेरेशन की बिल्कुल है, सर। तो यहाँ पे x के साथ स्टार लिखा था, तो y के साथ सॉरी a, इधर b कर दिया था। तो इधर क्या करना पड़ेगा, एक हम स्टार a ले रहे थे, एक स्टार b ले रहे थे, ठीक है। इधर भी इसको स्टार a करो, ये प्रॉब्लम था, इस वजह से एरर दे रहा था, ठीक है। तो स्टार a इंट स्टार b, स्टेरिक b हम ये करेंगे, ठीक है। तो जब कॉल करेंगे तो उधर हम जो वेरिएबल जो भी वैल्यूज पास कर रहे हैं उनके साथ एम्परसेंड का सिंबल डालेंगे, उन वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। तो एम्परसेंड x एम्परसेंड y पास करते वक्त इसे हम कह रहे हैं जी, इसे हम कह रहे हैं कॉल फंक्शन पास वैल्यूज बाई रेफरेंस। इसको कहते हैं पास बाई रेफरेंस। इसको क्या कहते हैं? पास बाई रेफरेंस। एक्स और वाई रेफरेंस का सर हमने जी। एड्रेस पास किया है, रेफरेंस या एड्रेस एक ही चीज है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता, मैं काफी हाई लेवल पे ये रह के ये बात कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, वरना तो इसकी बारीकियां बहुत सारी हैं। अब मैं चेंज करता हूँ, तो अब स्वैपिंग के बाद एक्स में वाई की वैल्यू आ चुकी है और वाई में एक्स की वैल्यू आ चुकी है। कैन यू सी दिस? यस सर बिल्कुल सीधी। ठीक है ना। तो अब मेरा ख्याल है कि काफी हद तक क्लियर हो गया होना चाहिए जी आज का सेशन। यस जी, सर।
कोई इशू तो सर नहीं है किसी? ये नेक्स्ट में इंशाल्लाह दोबारा जो है ना थोड़ा सा करेंगे, इसको थोड़ा सा हम करेंगे ट्राई और हो सकता है करेंगे इसको सर। देखें, इसको मैं कोशिश करूंगा आप लोग एक तो इस टॉपिक को पढ़ें, पास बाई वैल्यू, पास बाई रेफरेंस, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा एक इसका ऐसे आसान भी तरीका है, लेकिन फिलहाल आप इसको इस तरीके से तो करें ना, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। पास बाई रेफरेंस के ऊपर मैं मजीद जो है ना एक और एक्सपेरिमेंट भी करवाऊंगा। तो आज हम पूरी लैब में सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट कर सकें, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम कोशिश करेंगे 2 से 3 एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि आगे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। मुझे लग ही रहा है कि आप थ्योरी में अभी काफ़ी पीछे हैं, तो मैं फिर ना ये पास बाई रेफरेंस वाला जो है आपने इस तरह से ये तो करना ही करना है, इसकी पिक्चर वगैरह ले लें आप, मैं अपलोड भी कर दूंगा। लेकिन साथ आपने ये करना है कि ये जो है ये आप इसकी लैब्स जो है ना वो सारी की सारी आप तैयार करना शुरू कर दें। 22 तक आपकी लैब्स कंप्लीट होनी चाहिए इन एनी केस, ठीक है, MS वर्ड में लिख के दे दें, ठीक है। तो जो 16 मार्च से पहले पहले तक की जो हमने की हुई है वो बेशक आप मुझे कॉपी पे अगर आपने कर ली आप उस पर दे दें, ठीक है। और सर जी, बाकी जो है वरना जिन्होंने नहीं की वो वर्ड में ही सारी दे दें मुझे, ठीक है। सर जी, और जी सर ये आपने जो पहले क्लास शुरू में कहा कि मैंने टास्क दिया, सर कौन से टास्क सर? नहीं, लैब टास्क जितने भी हैं, लैब टास्क जो हैं, जो जो मैं यस आपको सर, ये नाम जो देता हम हूँ ना, करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट जो करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट फिलहाल लैब टास्क हैं आपके, ठीक ओके है। सर जी, फिर तो ठीक है। हाँ फिलहाल यही है लैब टास्क, जो आगे देने हैं ना वो मैं आपको इंशाल्लाह ऑनलाइन दूंगा, लेकिन पहले कोई सेटिंग तो हो जाए, पता तो चले वो क्यों नहीं चल रहा वो आपका स्लेट जो सर है। सर आज तक जितने ये जो है ना लेब्स हुए हैं, इसका जो एक लिस्ट तो भेजे सर वदान को। यार वैसे लिस्ट तो आपके पास अभी होनी हमने चाहिए, मैं भेज सर दूंगा, सिर्फ लेकिन नेम, लिस्ट सिर्फ नेम भेजे सर, नेम चले मैं भेज सिर्फ नेम दूंगा, भेजे सर। ठीक है, भेज दूंगा, यस एक्सपेरिमेंट के नेम में भेज दूंगा, आप लोग बस यस अपना काम जारी रखें। किसी को कोई ओके इशू हो सर, तो वो पूछ सकता है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में पूछेंगे सर, अभी इस पे जो है ना थोड़ा सा करते हैं। चले ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया ओके अपने सर, पास?